We are going to be discussing on how to prepare. नो इधर उधर की बातें, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पहले पढ़ना है, कैट पिछले 5 साल से जो पेपर आ रहा है उसमें क्या आ रहा है, क्या ब्रेकअप आ रहा है, जो 3 सेक्शंस है कैट के उनको अलग अलग करके हम डिस्कस करेंगे, डायसेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे और अकॉर्डिंगली क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. First and foremost, I know that most of the students, they have, either they are currently suffering from corona or they have recovered from corona. In fact, I have also recovered from corona just few days ago only. Some of our faculty members and staff are still suffering from corona. Some have recovered like me, so we are able to take classes. I think 6 से 7 दिनों में जितने टीचर्स हैं, they all will be fit and we will be having classes like we were having before. But first and foremost, let us jump into the paper. पेपर की हम बात करेंगे. पिछले 5 साल में जो एक सबसे कॉमन चीज आप नोटिस करेंगे कैट पेपर में, वो ये है कि मैथ्स इज द इजीएस्ट सेक्शन, इज द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन, इज द मोस्ट प्रिडिक्टेबल सेक्शन. DILR में जहां फुल स्कोर यानी कि सारे सवाल सही करना नामुमकिन है, कोई भी नहीं किया है आज तक, लेकिन मैथ्स में हम देखते हैं कि अपने टाइम लखनऊ, टाइम कानपुर के ही कोई ना कोई स्टूडेंट हर साल मैथ्स में फुल स्कोर लाता है. कैट 20 के भी रिजल्ट्स में मैंने देखा, एक हमारा स्टूडेंट सक्षम कटियार जो टाइम कानपुर का स्टूडेंट है, उसे 26 into 3 78 फुल स्कोर मैथ्स में आया. यानी कि इट इज पॉसिबल टू स्कोर अ फुल स्कोर इन मैथ्स. क्या इसका कारण है? आप कैसे फुल स्कोर ला सकते हैं मैथ्स में? और ये कोई भी ला सकता है. इसको एनालाइज करने के लिए आई विल रिक्वेस्ट सुमित सर टू ओपन द ब्रेकअप ऑफ मैथ्स फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ कैट. And there is no surprise, you will see that there is a consistency in terms of the breakup of topics from maths. Video quality is not good. देखो, हो सकता है तुम्हारा इंटरनेट का कुछ होगा इशू, अदरवाइज वीडियो क्वालिटी इज गुड. आप लोगों को दिख रहा है? खास तौर पे द वर्ड डॉक दैट वी आर शेयरिंग करेंटली, इट हैज टू बी वेरी क्लियर. ओके, सो अगर आप नीचे ले जाएं इस वर्ड डॉक को, सुमित, इफ यू कैन टेक द वर्ड डॉक, पूरा नीचे ले जाए जो समरी पार्ट, बस थोड़ा सा और ऊपर, बस. ओके, सो बेसिकली क्या किया गया है, हम लोगों ने कैट 16, कैट 17, कैट 18, कैट 19 के 100 क्वेश्चंस के बकेट को लिया है मैथ से और उनका ब्रेकअप एनालाइज किया है. और इसमें एक चीज आप कॉमन ये देखेंगे कि जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है, सो बेसिकली अगर आप मैथ्स की बात करें, लेट्स डिवाइड मैथमेटिक्स इनटू 5 टॉपिक्स: अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, नंबर्स एंड अदर्स. ये अदर्स में पीएनसी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, थोड़े बहुत अदर्स कर देते हैं. So basically we are discussing on arithmetic, algebra, geometry mensuration, numbers. Now look at the distribution. Distribution किस प्रकार है? 40, 30, 20, 10. अगर हम मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस को हटा दें, मिसलेनियस में आई एम टेकिंग पीएनसी, आई एम टेकिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर इनको हम हटा दें, वेन डायग्राम से एक सवाल आ गया, उसे हटा दिया, 2 सवाल आ गया. अगर हम 4 की बातें करें, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, नंबर्स, इसी ऑर्डर में 40%, 30%, 20%, 10%, यानी कि कंसिस्टेंटली 40% क्वेश्चन जो है मैथ्स के वो आ रहे हैं अरिथमेटिक से. 40% ऑफ द क्वेश्चंस. काफी बच्चे हैं
वो 40% मैथ्स पेपर का सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि अरिथमेटिक से ही 40% क्वेश्चन आ रहा है। अरिथमेटिक में क्या है? सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन में आपका वर्ड प्रॉब्लम भी आ गया है, 4 पेन और 2 पेंसिल का इतना दाम है, या 4 सिंपल इक्वेशन। रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस मिक्सचर्स एलिगेशन। और ये जो 7 टॉपिक है, तो कौन से 7 टॉपिक है अरिथमेटिक में? सिंपल इक्वेशन, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। अगर हम देखें ये 7 टॉपिक जो आपके कैट का जो आपको बुकलेट मिला है, टाइम का बुकलेट है, उसमें एक बुकलेट अरिथमेटिक का है, उसमें ये सारे जो टॉपिक्स हैं ईआरपीवी, पीपीएल, एसआईसीआई, टीएसजी, टीडब्ल्यू, एएमए है। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि अगर आप इनका इंडिविजुअल ब्रेकअप देखेंगे तो आपको स्क्रीन में दिखेगा एएमए 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 96 क्वेश्चंस के बकेट से। सोचिए, क्लोज टू 10% ऑफ द एंटायर पेपर। अगर हम पिछले 4 साल के कैट का एवरेज देखेंगे, कैट 16, 17, 18, 19 का, उसमें 10% मैथ्स का पेपर सिर्फ एवरेजेस या मिक्सचर्स एलिगेशन से आया। सिमिलरली टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की हम बात करें, अगेन 10% पेपर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से सिर्फ आया है। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस 7, ईआरपीवी 6, एसआईसीआई 3, टाइम एंड वर्क 6। कितना इंपॉर्टेंट है अरिथमेटिक और कितना आसान है अरिथमेटिक। इनफैक्ट घर पे हम सब बैठे हुए थे, कोरोना से जब रिकवर कर रहे थे, मैं भी बोर हो रहा था, तो मैंने जीमैट का ऑफिशियल गाइड उठाया। जीमैट का ऑफिशियल गाइड आपके गूगल ड्राइव लिंक में भी है, जो आपका स्टडी गूगल ड्राइव लिंक है, उसमें 2-3 दिन पहले सार्थक सर ने उसमें जीमैट का ऑफिशियल गाइड जो है उसको भी अपलोड किया था। उसमें एक चैप्टर है मैथ्स रिव्यू। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैथ्स रिव्यू। पेज नंबर 100 से पेज नंबर 134, यानी कि 35 पन्ने का ये बेसिकली चैप्टर है मैथ्स रिव्यू। बहुत ही अच्छा है। मुझको मात्र 3 से 4 घंटे भी नहीं लगे होंगे मैथ्स रिव्यू खत्म करने में। क्या किया है मैथ्स रिव्यू में? अरिथमेटिक, अलजेब्रा, बेसिक ज्योमेट्री के जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, सबको जंबल अप करके उसमें डाल दिया। इट्स अ वेरी गुड मोरल बूस्टर। इसको करने से तुरंत आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, आप मैथ्स कर सकते हैं। मैथ्स रिव्यू जो कि 34-35 पन्ने 35 पन्ने का चैप्टर है, उसमें पहले इन लोगों ने ये 35 पन्नों में ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, उसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लिखा है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और ये चैप्टर मैथ्स रिव्यू के बाद मैथ्स का प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, 138 क्वेश्चंस है या उससे ज्यादा है। आप सभी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। गजब का आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और ये करने में आपको कितना, मुझे मैथ्स रिव्यू करने में 3-4 घंटे भी नहीं लगे, आपको ज्यादा से ज्यादा 1 दिन लगेगा। 1 दिन में आपका पूरा का पूरा हो जाएगा काम। सुमित सर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो गूगल ड्राइव लिंक एक बार खोले बच्चों के लिए, आप सबके पास वो है, इफ ही कैन ओपन इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये आप सबके लिए। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। शुरुआत में क्या है, बहुत बच्चे मैथ्स से डर रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनको बहुत टाइम लगेगा मैथ्स में महारत हासिल करने में। बट इफ दे बेसिकली जस्ट इन द बिगिनिंग दिस वन, सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग 2 to 3 strategies, 2 to 3 approaches to basically score a very high score in quant. This is one of the approach. So you need not follow one approach only. जिसको जो सूट करता है वो फॉलो करेगा। तो ये आपके गूगल ड्राइव लिंक में है। सुमित सर से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो चैट पे भी पॉसिबल हो तो गूगल ड्राइव लिंक पोस्ट कर दें सब बच्चों के लिए। हो सकता है कुछ बच्चे हों, थोड़े बहुत 5-10% बच्चे जो टाइम के नहीं हो। तो इसमें अगर आप जाएंगे इंडेक्स पे अगर हम जाए सुमित सर, यस, बस, तो आप इसमें देख सकते हैं
मैथ्स रिव्यू 4.0, सीधे इससे शुरू करें, पेज नंबर 100 से 134, और बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है, मात्र ये 34-35 पन्नों को अच्छे से, अच्छा हड़बड़ी में नहीं करें, समझिए चीजों को, रीड एवरीथिंग, if you're not able to understand, reread it. मेरे साथ भी कुछ हो रहा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बीच में 1-2 पन्ना था, तो बहुत हैवी कभी कभी हो जा रहा है, पढ़ा जा रहा था, पढ़ा जाता हैवी हो जाता, उठ गया, थोड़ा टीवी देख लिया, थोड़ा टहल लिया। जब आप कोई नई चीजों को पढ़ते हैं या ऐसे चीजों को पढ़ते हैं जो आपका कॉन्फिडेंस एरिया से नहीं आता है, तो उसका एक बहुत ही सरल तरीका यह है कि आपको पता होगा कि कब दिमाग में नहीं घुस रहा है, या फिर कब बोरिंग लग रहा है, या फिर कब आपको इरिटेटिंग लग रहा है, तो उठ जाइए, कुछ देर मत पढ़िए, फिर टहल के आइए, फिर पढ़ने। टहलने का मतलब ये नहीं कि आधे घंटे टहलने निकल गए, फिर ब्रेक ले लिया 10-15 मिनट का, 5-10 मिनट का, पानी पी लिया, हंसी मजाक कर लिया, वापस अपना स्टार्ट किया। मैं भी जब ये स्टार्ट किया करना 4-5 दिन पहले, तो मुझे लगा बहुत टाइम लगेगा, शाम को थोड़ी देर किया, सुबह थोड़ी देर किया, खत्म हो गया। और अच्छी बात यह है कि ये मैथ्स रिव्यू करने के बाद जो इसके बाद है, आप देखिएगा 5th चैप्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि पेज नंबर 142 से शुरू होता है, तो आपका सारा सवाल सॉल्व हो जाए, और कुछ सवाल नहीं सॉल्व होंगे तो सोल्यूशन इसी के पीछे, इसी चैप्टर में सोल्यूशन भी दिया हुआ है, आप सोल्यूशन देके समझ सकते हैं। सो द फर्स्ट अप्रोच which Sumit, we can remove this and we can go back to the Word doc. The first approach that I am recommending to students to instantly kill the fear of maths is to go to the GMAT official guide, go to the 4th chapter first. The name of the chapter is Maths Review. There are 34 pages to 35 pages where, in a very simple, lucid manner, the important concepts of maths from topics like arithmetic, algebra, geometry, mensuration, numbers, a little bit of coordinate is explained. And after doing this, the students are supposed to go to the next chapter, the 5th chapter, which is called problem solving, and they are supposed to take a pencil and solve on the book only. You don't need a separate textbook to basically write a lot. You have to scribble and get the answer there. Plus, you have to use the calculator also. So this is the first. Why this is important? Because at one go, आप पूरा एक तरह से सोचिए, एक तरह का ये अगर आपने रोड रैश खेला होगा या एनएफएस खेला होगा या फिर फास्ट एंड फ्यूरियस देखा होगा, इट्स लाइक अ नाइट्रो बूस्ट। आपका जो प्रिपरेशन है ये फास्ट ट्रैक में आ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर चला जाएगा, और ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। GRE GMAT is easier than CAT, because of which when you will be doing maths review, you will understand it 100%, and when you will be solving the questions, you will be able to solve more than 90% of the questions without looking at the solution. And after looking at the solution for some of the questions, it won't take you a lot of time in understanding what the question was all about. Why we are discussing about math? Because it is the most scoring. It is the easiest of all the 3 sections. And if you look at the score, so if you look at time Lucknow, time Kanpur students, you have 100 percentiler, 99.99 percentiler, 99.98 percentiler, 99.97 percentiler for CAT 20. And if I see all the students who have got above 99.90 to 100 percentile, who have been trained by me and my team in the past 8 to 9 years, one thing common which is there in everyone's scorecard is the contribution of the score of maths towards the total score is the highest of all the 3 sections. So section 1 plus section 2. So how is the total raw score or total scale score computed? Once the scale score is calculated for the individual sections, the total score is not further scaled,
It is a simple sum of the squared score of math section, DLR section, and VRC section. Here, the contribution of maths, so जैसे आपको मैंने बोला था 4:3:2 के रेशियो में आता है अगर हम मैथ्स का पेपर देखें, और अरिथमेटिक को पहला सेक्शन ले, अलजेब्रा को दूसरा सेक्शन ले, ज्योमेट्री मेंसुरेशन को तीसरा सेक्शन ले, तो इसका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो 4:3:2 के रेशियो में, यानी कि 40%, 30%, 20% के रेशियो में। सिमिलरली अगर आप कैट के टोटल स्केल स्कोर को लेंगे तो द लायन शेयर, more than 40%, in some cases 40 to 50, above 50% of the score is just being made by the math section. Of course, no points for guessing. DILR will be the least contributor. तो 4:3:2 में यहाँ क्या है, 4x हो गया आपका मैथ्स, 3x हो गया आपका इंग्लिश, 2x हो गया आपका DILR। इस सबके स्कोर कार्ड में मैंने ये यूनिफॉर्म चीज देखा है। इनफैक्ट कुछ लोगों का स्कोर कार्ड मैंने ऐसा भी देखा है कि मैथ्स में 100% आया है, इंग्लिश में 94-95% आया है, और DILR में 97-98% आया है, लेकिन क्योंकि मैथ्स में इतना हेवी स्कोर आया है जो टोटल परसेंटाइल है वो 99.99% आया है। So if I don't know, so Miss Sir is having, if we can share some scorecards, say of Saksham Kateyar with 99.99 or Namit Garg of 100%, this will become clearer, और ये जन्म जन्मांतर से चल रहा है। Before taking over the mentorship at Time Lucknow, Kanpur, and now Prayagraj also, I was the national director of Time. So I was training students. Time is based out of Hyderabad. So I was training students of South India also. So I used to see a similar pattern in the score. So ये सक्षम कटियार है, इसका आप स्कोर देखेंगे तो आप मैथ्स में इसमें जाके देखिए 78 उसका स्केल स्कोर है, 26 सवाल आए थे, उसने 26 के 26 सही किए, +3 -1 होता है, तो उसका 26 into 3 78 स्कोर है। कुछ बच्चों को एक बहुत बड़ा आई ओपनर इसमें ये भी पॉइंट दिखेगा कि लोगों को समझ नहीं आता है स्केलिंग कैसे होती है, बट आप देखिए कितनी सिंपल स्केलिंग है। इन केस ऑफ हिज स्कोर, his scale score and his raw score is the same. Why? Because all you guys know that CAT में for every correct you have +3, for incorrect you have -1. However, if it is a fill in the blank, type in the answer question, there is no negative marking. So 26 सवाल थे, इसने 26 सवाल सही किए, 78 स्कोर हुआ 26 into 3, वही उसका रॉ स्कोर है, वही उसका स्केल स्कोर भी। सिमिलरली अगर आप टोटल स्केल स्कोर में जाओ, ओवरऑल स्केल स्कोर में जाओ, उसमें देखो उसका ओवरऑल स्केल स्कोर 157.19 है, which is nothing but 33.15 plus 46.05 plus 78। अब अगर आप राउंड ऑफ करो इन लोगों को, मैथ्स में 80 का स्कोर लाया है, इंग्लिश में 35 का स्कोर लाया है, मैथ्स में 80, इंग्लिश में 35, इन ओवरऑल तो इसका 99.99 चला गया। Lion share of the score is coming from maths. Sumit, if you can go back to the bird dog. So कुछ बच्चे हैं सर मैथ्स नहीं पसंद है, सर मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, मैं भी मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं आता, मैं बीए ऑनर्स इन इंग्लिश लिटरेचर किया, फिर मैं लॉ कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बट जो कैट का मैथ्स है वो सिंपल मैथ्स है, वो बिजनेस मैथ्स है, जिसके कारण आप देखेंगे कि जो बल्क क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो अरिथमेटिक से पूछे जा रहे हैं। अब मैंने सीबीएसई से पढ़ाई की, 10th की भी और 12th की भी, 7th, 8th, 9th, 10th ये चारों स्टैंडर्ड में अरिथमेटिक है तक नहीं। जो कैट का पेपर बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि उन्हें उन लोगों को चुनना है जो बिजनेस समझ पाए। बिजनेस में कैलकुलस नहीं आ रहा है, बिजनेस में कोऑर्डिनेट नहीं आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा है, क्या मेजरली आ रहा है? अरिथमेटिक। अरिथमेटिक क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जोड़ना, घटाना, परसेंटेज इंक्रीज करना, परसेंटेज डिक्रीज करना, चार्ट्स को समझना, ये सब के लिए अरिथमेटिक का नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा की अब हम बात करते हैं।
Algebra is the second most important topic in mathematics. अगर आप देखेंगे algebra का जो वेटेज है, it is close to 30% वेटेज, 30% वेटेज. क्या है algebra? Algebra is quadratic equation, functions and graphs, indices, logs and surds, progression and series. सिंपल स्पेशल इक्वेशन से और इनइक्वालिटी से एक दो सवाल आ जाते हैं, बट मेजरली आप देखेंगे ब्रेकअप, तो आप देखिए फंक्शंस एंड ग्राफ 5 क्वेश्चंस, इंडिसेस लॉग 8 क्वेश्चंस. तो कोई बोलेगा नहीं मुझे डर लग रहा है, मुझे लॉग नहीं पढ़ना है. 10% ऑफ द पेपर, 10% ऑफ द इंटायर मैथ्स पेपर इज, जैसे मैंने क्या बोला था, ए में 10%, टीएसडी 10%, सिमिलरली सिर्फ लॉग 10% हो जाता है. तो आप कैसे छोड़ सकते हैं? जो आपको दिख रहा है बहुत आने वाला है, कंसिस्टेंटली 5-6 सालों से आ रहा है, उसको आप नहीं छोड़ सकते हैं. बहुत आसान होता है, लॉग हो या अरिथमेटिक हो, सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला पढ़ा समझा, थोड़ा प्रैक्टिस किया, पूरा 100% उसको समझ आ गया. फंक्शंस है, ग्राफ्स है, फंक्शंस पे मोस्टली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं. ग्राफ नहीं पढ़ना सीखोगे तो एमबीए कैसे करोगे, बिजनेस कैसे करोगे? मार्केटिंग में ग्राफ देखना है, फाइनेंस में ग्राफ देखना है, ऑपरेशंस में ग्राफ देखना है, सिस्टम्स में ग्राफ देखना है, एचआर में जब आप पेरोल प्रोसेस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, सैलरी, एवरीथिंग इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ अ टेबल और अ ग्राफ. ग्राफ से आप नहीं भाग सकते. फिर प्रोग्रेशन सीरीज से नहीं भाग सकते. देखिए प्रोग्रेशन एंड सीरीज 7, दैट मींस अगेन 8 to 10% ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम प्रोग्रेशन, एपी, जीपी, एचपी, सीरीज. आप छोड़ नहीं सकते इसको. क्वाड्रेटिक तो सब कर लेते हैं, बहुत ही आसान होता है, इनइक्वालिटी से भी कुछ आ जाता है. तो अलजेब्रा इज अगेन समथिंग जिससे आप भाग नहीं सकते. कुछ चीजों से आप भाग सकते हो, वही हम आपसे साथ आज डिस्कस करेंगे कि अप्रैल चलिए खत्म हो गया, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है. 7 महीने हैं आपके पास. ये 7 महीने में जो पहले 2-3 महीने हैं, आप 90% ऑफ द कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप इंपॉर्टेंट चीजों को पहले करें, और जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट नहीं भी लग रही हैं देख के, इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन, प्लस जो आपको नहीं भी पसंद है आप बाद में कर सकते हैं. नाउ अरिथमेटिक, वापस हम लोग अरिथमेटिक पे आते हैं. एक अप्रोच मैंने बोला, 3 अप्रोच डिस्कस करेंगे मैथ्स का. एक अप्रोच जो मुझको बहुत ही अच्छा लगा, खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो थोड़े डरते हैं मैथ से, वो है कि चलिए कैट एग्जाम है, बट हम पहले जीमैट ऑफिशियल गाइड पे जाते हैं और मैथ्स रिव्यू और जो 4.0 है चैप्टर, और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग को कर लेते हैं. अचानक से पुश मिल जाएगा, तुरंत पुश मिल जाएगा. उसके बाद जब आप हमारा बुकलेट करोगे मैथ्स का, तो आपको अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा. लेकिन अगर मान लो आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, फर्स्ट अप्रोच को हम नाम देंगे टॉप डाउन अप्रोच का. मैनेजमेंट में हमें पढ़ाया गया है 2 तरह के अप्रोच होते हैं, एक होता है टॉप डाउन अप्रोच और एक होता है बॉटम अप अप्रोच. बॉटम अप अप्रोच क्या होता है कि आप नीचे से ऊपर जाएंगे एक एक चीज करके. टॉप डाउन क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही आप ऊपर से पहले देख लो, तो आपका मेजॉरिटी हो गया. उसके बाद जो थोड़ा बहुत बच गया वो आप बाद में कर लेते हैं. अगर आपको टॉप डाउन अप्रोच नहीं करना है, बॉटम अप अप्रोच भी करना है, तो आप किसी भी, सो अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, जैसा आप देख सकते हैं, अरिथमेटिक 39.6%, अलजेब्रा 29.2%, ज्योमेट्री मेंसुरेशन 16.7%. आप किसी से भी शुरू करिए पढ़ाई करना, अगर आप टॉपिक वाइज से जाना चाहते हैं. जरूरी नहीं है कि आप अरिथमेटिक से शुरू करें, जरूरी नहीं है कि आप अलजेब्रा से शुरू करें, जरूरी नहीं है कि आप ज्योमेट्री मेंसुरेशन से शुरू करें. आप किसी से भी कर सकते हैं. और ये कैसे फायदेमंद होगा, क्योंकि ये जो तीनों टॉपिक हैं ये रिलेटेड नहीं है. अगर आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, जैसे कि कल शशि सर की पहली क्लास थी ज्योमेट्री 1 की, तो जब आप ज्योमेट्री देखे होंगे उसको अरिथमेटिक अलजेब्रा से कोई लेना देना नहीं, तो आप ज्योमेट्री मेंसुरेशन कर सकते हैं पहले अगर आप चाहें. इसमें भी ज्योमेट्री इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेंसुरेशन. जैसे आप देखेंगे 16 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आए हैं. 96 क्वेश्चंस का जो 100 क्वेश्चंस का बकेट था, उसमें हम लोगों ने 4 क्वेश्चन जिसको आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन या मिसलेनियस क्वेश्चन देके हमने हटा दिया. वो 96 क्वेश्चन में 16
16 क्वेश्चन ज्योमेट्री मेंसुरेशन के थे और ये 16 क्वेश्चंस में 13 क्वेश्चन ज्योमेट्री के थे और 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन के थे। सेम आपको जीमैट के भी ऑफिशियल गाइड में दिखेगा। आप क्या नोटिस करेंगे कि जीआरई हो या जीमैट हो या कैट हो या बैंक हो या एसएससी हो, इनका कॉम्पोजिशन सेम है। अरिथमेटिक सबसे अधिक आता है, उसके बाद अलजेब्रा आता है, उसके बाद ज्योमेट्री मेंसुरेशन आता है, जिसमें मेंसुरेशन ना के बराबर रहता है, थोड़े सवाल रहते हैं, और ज्योमेट्री ज्यादा सवाल आता है। सारे एप्टीट्यूड टेस्ट का सेम कॉम्पोजिशन होता है। अब अगर हम बात करें दूसरे अप्रोच की, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, कि अगर आप चलिए ऑफिशियल गाइड जीमैट नहीं पहले करना चाहते हैं मैथ्स रिव्यू और प्रॉब्लम सॉल्विंग को, तो कैसे दूसरा अप्रोच क्या है? दूसरा अप्रोच है ये 3 टॉपिक जो है उनमें किसी भी टॉपिक को पकड़ें और उसको सॉल्व करें। कौन से बुक से सॉल्व करें? चलिए शुरू करते हैं अरिथमेटिक। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट तो जो टाइम का अरिथमेटिक का बुकलेट है वो है, क्योंकि वो एक पूरा बुकलेट ही अरिथमेटिक को डेडिकेटेड है और उसमें ईआरपीवी, पीपीएल, एसआईसीआई, टीएसडी, टाइम एंड वर्क, एएमए सारे चैप्टर्स। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो अगर फिर सुमित सर अगर एक बार गूगल ड्राइव लिंक को क्लिक करेंगे तो उसमें एम टायरा क्विकर मैथमेटिक्स का बुक है और उसमें आप देख सकते हैं कि अरिथमेटिक के 14 चैप्टर्स हैं। 14 चैप्टर्स हैं। करने का तरीका क्या होना चाहिए कि मानिए आप कर रहे हैं परसेंटेजेस का चैप्टर, पहले आप हमारे बुकलेट से परसेंटेजेस करेंगे, फिर आप एम टायरा के बुकलेट में जाएंगे और वहां से परसेंटेजेस के चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सेम टाइप ऑफ रिपीटेटिव क्वेश्चंस करके कोई फायदा नहीं। टाइम के बुकलेट से सारे क्वेश्चंस करने हैं, बट जब टाइम के बुकलेट को सॉल्व करने के बाद, यानी कि अगर परसेंटेजेस है या प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस आपने पहले हमारे बुकलेट टाइम के बुकलेट से किया, फिर आप एम टायरा पे जाएंगे तो इसमें क्यूए सपोर्ट, अगर सुमित सर क्यूए सपोर्ट खोलेंगे तो उसमें आपको एम टायरा का बुक दिख जाएगा, क्विकर मैथ्स। इसमें आप जो चैप्टर्स देखेंगे, अगर हम सेकेंड पेज पे जाएंगे, इंडेक्स पे जाएंगे, आपको अरिथमेटिक के चैप्टर्स भरे पड़े दिखेंगे। इनफैक्ट चैप्टर नंबर 16 से 30 अरिथमेटिक चैप्टर्स। तो कोई भी चैप्टर आप पहले हमारे बुकलेट से करें, टाइम के बुकलेट से करें, जो बेसिक बुकलेट है। सो अगर पीपीएल पढ़ा बच्चा तो पहले टाइम का बुकलेट से पीपीएल पढ़ा, फिर एम टायरा का बुकलेट से पीपीएल देखा, और एम टायरा में पीपीएल का सारा सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन, जो क्वेश्चन चैलेंजिंग उसको लगा वो सॉल्व किया। फिर स्टूडेंट होम पेज जो है उसमें जो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पूछा गया है उसको सॉल्व करें, आपका पीपीएल कंप्लीट हो गया। ऐसे ही ईआरपीवी, एसआईसीआई, टीएसडी, टाइम एंड वर्क, एएम। First you do it from our book, then you do the challenging questions on that chapter from M Tyra, and then you go to the student home page, and in the student home page take the topic wise test of that particular topic. This is how you are supposed to do arithmetic. Arithmetic, if you can go back to the Word document. Arithmetic is bankable. You can get a full score in arithmetic. It is not very challenging. Coordinate can have tricky question, PNC can have a tricky question, some of the questions from algebra can be a little problematic, but arithmetic is the easiest. So paper को आसान बनाने के लिए, मैथ्स के सेक्शन को आसान बनाने के लिए उन लोग जो कॉम्पोजिशन बनाया है वो भी ऐसा दिया है जिसमें अरिथमेटिक से ज्यादा क्वेश्चन हो, क्योंकि वो बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, स्कोर पा सकते हैं। प्लस अरिथमेटिक में एक और मजा भी है, आप कुछ सवालों में बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके आंसर को देख के एमसीक्यूज में तुरंत देख सकते हैं कौन फिट होगा कौन नहीं होगा। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन शॉर्टकट के लिए पहले लॉन्ग कट में आपको चैंपियन बनना होगा, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाना होगा, और फिर आप क्वेश्चन और आंसर को देख के बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके तुरंत बता सकते हैं कि ये होगा कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल बहुत बार रेशियो को देख के, फ्रैक्शन को देख के ही आप बता सकते हैं कि सिर्फ यही आंसर हो सकता है बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके। सो अरिथमेटिक इज अ बैंकेबल थिंग। प्लस आप
खुद से कैलकुलेशंस बहुत मत करिए। आपको कैलकुलेटर मिल रहा है, सिंपल ऑनलाइन कैलकुलेटर मिल रहा है, किस लिए मिल रहा है? स्पीड बढ़ाने के लिए, दिमाग पे कम लोड डालने के लिए। शुरुआत से ही उसका इस्तेमाल करें। लेकिन मुझे भी बहुत दिन हो गया था मैथ्स प्रैक्टिस किए हुए, तो जब मैं जीमैट का ऑफिशियल गाइड का मैथ्स रिव्यू सॉल्व करने बैठा, उसके पहले मैंने फटाफट 12 1 12 2 24 3 36 48 60 72 ऐसे करके 12 13 14 15 16 17 18 19 का टेबल अपने दिमाग में वापस छाप दिया। फिर फटाफट स्क्वायर्स 1 to 30 तक के 1 4 9 16 25 ऐसे करके पूरे 30 तक कर लिया। फिर 1 to 20 क्यूब करके 1 8 ऐसे करके 20 क्यूब तक कर लिया। फिर रेसिप्रोकल 1 से 30 तक का कर लिया, यानी कि 1 का रेसिप्रोकल 1 by 1 into 100 100, 1 by 2 into 150, 1 by 3 into 133.33, 1 by 4 into 125, 1 by 5 into 120, 1 by 6 into 116.67, 1 by 7 into 114.28 ऐसे करके 30 तक 1 by 30 into 103.33% करें। क्या इसका फायदा होता है? कॉन्फिडेंस। टेबल्स अगर 19 तक के आते हैं, स्क्वायर्स 30 तक के आते हैं, क्यूब्स 20 तक के आते हैं और रेसिप्रोकल्स अगर 30 तक के आते हैं, तो जब आप DILR करते हैं, अरिथमेटिक करते हैं, तो आंसर देख के ही आपको पता चल जाता है, अरे यार ये तो नंबर का आंसर जो होगा वो हैज टू बी बाय 7, तो लेकिन ये आंसर तो 7 के इसमें है ही नहीं। तुरंत आपको ये दिख जाएगा। 14.28 नहीं है, 28.57 नहीं है, it immediately hits you. That's the reason it is very very important. यानी कि the understanding of tables, squares, cubes and reciprocals not only boosts your confidence and leads to faster calculations, but also helps you after reading the question, and when you look at the answer choices, it helps you in deducing that okay, only this answer is possible because of the kind of calculation which we can see. It might be a very big calculation, but looking at the numerator and looking at the denominator, you can immediately say that this is the only answer which is possible. But beyond this, we will discuss about the schedule. Okay, so first आपको एक अप्रोच समझ आया ही, जो मैंने जीमैट ऑफिशियल गाइड वाला अप्रोच आपको बताया, उसको हम लोग बोलेंगे लाइटनिंग स्ट्राइक, ब्लिट्जक्रीग। तुरंत आपका मैथ्स में सुपर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया। दूसरा, अगर वो आपको नहीं जच रहा है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन उठाओ या अलजेब्रा उठाओ या अरिथमेटिक उठाओ। अरिथमेटिक का क्या रामबाण है कि आप पहले बुकलेट करेंगे अपना टाइम वाला, उस चैप्टर को एमटायरा करेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस, और फिर स्टूडेंट होम पेज जाके आप टॉपिक वाइज टेस्ट। एल्जेब्रा का सोर्स क्या है? एनसीईआरटी 7th 8th 9th 10th के जो मैथ्स की किताब है, उसमें एल्जेब्रा बहुत अच्छे से दिया है। अरिथमेटिक तो है ही नहीं। दो ही चीजें बहुत अच्छे से दिया है, एक अलजेब्रा और एक ज्योमेट्री मेंसुरेशन, और भर भर के दिया। आपको बहुत हेल्प करेगा। फर्क क्या है? अरिथमेटिक में जहां आप पहले हमारा बुकलेट करते हो और उसके बाद आप एमटायरा करते हो और फिर स्टूडेंट होम पेज टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हो, अलजेब्रा हो या ज्योमेट्री मेंसुरेशन हो, पहले आपको एनसीईआरटी मैथ्स के बुक्स करने हैं 7th 8th 9th 10th के, फिर हमारा टाइम का बुकलेट करना है और फिर हमारा टॉपिक वाइज टेस्ट लेना है। क्यों? क्योंकि बहुत इलैबोरेटली समझाया है, मतलब ओवर समझाया है। इतना इलैबोरेटली समझाया है कि कुछ बच नहीं जाता है आपको पढ़ने के लिए, अगर आप एनसीईआरटी मैथ्स बुक्स के अलजेब्रा के सारे चैप्टर्स को देखें 7th 8th 9th 10th के, या फिर आप ज्योमेट्री मेंसुरेशन के 7th 8th 9th 10th के चैप्टर्स को देखें। लेकिन करने का एक ट्रिक है, यहाँ पर एक्सरसाइजेस नहीं करने हैं, सिर्फ लिटरेचर पढ़ना है और सॉल्व्ड एग्जांपल्स करना है, और वो भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपको बुकलेट में ही करना चाहिए। ज्यादा लिखने का आदत जो है उसको खत्म करना है। जैसे मैंने बोला, फर्जी का कैलकुलेशन मत करने बैठ जाओ, कैलकुलेटर लेके बैठो। सिमिलरली फर्जी का लिखो मत। लिखना कम से कम तभी होगा जब कम से कम पेपर होगा आपके पास। मुझे हर साल बहुत बार कॉल आते हैं
कि सर हम ये सेंटर में गए हैं कैट एग्जाम देने, इन्होंने एक ही शीट दिया, मतलब एक A4 शीट दिया है DILR के रफ वर्क के लिए भी, मैथ्स के रफ वर्क के लिए। तो अगर किसी को लिखने का आदत है, पता चला कि 10-15 मिनट में उसका रफ शीट खत्म हो गया, फिर आपको एडिशनल शीट नहीं मिलेगा। बहुत जगह ऐसा होता है। प्लस लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा, और प्लस अगर बहुत लिख रहे हो इसका मतलब तुम्हारा तरीका गलत है, क्योंकि ये कोई स्कूल का एग्जाम तो नहीं चल रहा है कि सुंदर हैंडराइटिंग में LHS से लेकर इक्वल टू RHS प्रूव करना है और लंबा लंबा लिखना है। तो NCERT जब आप कर रहे हो, कोई सॉल्व एग्जाम्पल देख रहे हो, वहीं पर आंसर निकालो, फटाफट आंसर निकालो, कम से कम लिख के आंसर निकालो, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आंसर निकालो, और आंसर निकलने के बाद एक बार देखो कि क्या कोई और ऐसा तरीका था कि आंसर तुरंत निकल सकता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर अलजेब्रा से शुरू कर रहे हैं, तो अलजेब्रा आप 7th 8th 9th 10th में जितने भी अलजेब्रा के चैप्टर्स हैं उनके आप लिटरेचर को पढ़ोगे, सॉल्व एग्जांपल्स को पढ़ोगे, जो इंपॉर्टेंट लिटरेचर आपको लग रहा है उसको आप हाईलाइट करोगे हाइलाइटर से, जो सॉल्व एग्जांपल्स आपको नहीं समझ आए और आपको सॉल्यूशन देख के आप समझ पाए, या आपको कठिन लगा, मुश्किल लगा, उसको भी आप हाईलाइट करो, ताकि रिवीजन जब करें तो हाइलाइटेड पार्ट का ही रिवीजन करें। और अकॉर्डिंगली अलजेब्रा जब आप पहले NCERT से करेंगे, फिर टाइम के बुकलेट से करेंगे, और फिर जो अलजेब्रा के टॉपिक वाइज टेस्ट उसको आप स्टूडेंट होम पेज पे करेंगे, तब आपका अलजेब्रा कंप्लीट होता है। यहां पर जैसे अरिथमेटिक में हमने डिवीजन किया, ERPV, PPL, SICI, TSD, TW, AMA, वैसे ही अलजेब्रा में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्पेशल इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, प्रोग्रेशन एंड सीरीज, इंडिसेस, लॉग्स एंड सर्ट्स, फंक्शंस एंड ग्राफ्स, ये सब को आप अलग चैप्टर्स माने, ताकि एक बार में लोड नहीं। एक बच्चे ने अभी पूछा था कि सर हम अलजेब्रा से ही क्यों नहीं अपने क्लासेस शुरू कर सकते हैं। इसका ये कारण है कि अलजेब्रा बहुत बड़ा है। अलजेब्रा कराने में हमारे जो टीचर्स हैं वो 25 क्लास, एक क्लास 2 घंटे का होता है, यानी कि 50 घंटे की क्लास लेते हैं, तब अलजेब्रा कंप्लीट होता है। तो अगर आप शुरू में ही बहुत बड़ा कुछ उठा लोगे, बोलते हैं ना बहुत बड़ा बयाना शुरुआत में ही ले लिया, तो टूटने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही हाई। क्यों ज्योमेट्री से शुरू किया? आप देखे होंगे कि अभी सेकेंड वेव के बाद जब हम लोगों ने कल से अपना फिर से क्लासेस शुरू किया है, तो जो शाम के क्लासेस है जिसमें 80-90% बच्चे पढ़ते हैं, उसमें जानबूझ के मैं ज्योमेट्री से शुरू किया हूं, क्योंकि ज्योमेट्री मेंसुरेशन छोटा है अरिथमेटिक और अलजेब्रा के मुकाबले। अच्छा आप देखिए, अरिथमेटिक नाम है अरिथमेटिक, लेकिन उसमें खुद 7-8 बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। नाम है अलजेब्रा, लेकिन उसमें खुद 8-10 बड़े बड़े टॉपिक हैं। लेकिन ज्योमेट्री मेंसुरेशन का ऐसा नहीं है। ज्योमेट्री मेंसुरेशन आप तुरंत खत्म कर सकते हैं। सो अगर आपके पास छोटा बिस्किट है, मीडियम बिस्किट है, बड़ा बिस्किट है, तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं छोटे बिस्किट से शुरू करिए, वो भी तो अच्छा खासा आता है। आप देख सकते हैं 16.7 यानी कि 15 to 20% ऑफ द मैथ्स पेपर इज ज्योमेट्री। तो व्हाई यू डोंट वांट टू डू इट फर्स्ट? कम से कम आपका 15-20% खत्म तो हो गया झटके में। दूसरा, अभी क्या है, जैसे चिराग सर हैं, खुद उनको अभी फीवर उतर नहीं रहा है, ही इज नॉट इन अ वेरी हेल्दी कंडीशन। हम लोग के केसेस में हम लोग सब रिकवर कर गए कोरोना से, लेकिन उनको बहुत टाइम लग रहा है कोरोना से रिकवर करने में। एंड हैप्पी मैम इज डिस्टर्बिंग मी बाय ईटिंग हर नेल्स, शी ईट्स हर नेल एवरी डे, व्हिच इज द मोस्ट डिसगस्टिंग थिंग एंड अनहेल्दी आल्सो। सो if you basically look at the class distribution, some of our teachers are sick right now and we have many batches. आपने देखा होगा A to Z बैच है, फिर A1 से G1 बैच भी है, यानी कि the total number of batches is around 35 plus batches. अब कोई बैच में अरिथमेटिक थोड़ा हुआ है, कोई बैच में नंबर्स थोड़ा हुआ है, लेकिन किसी भी बैच में ज्योमेट्री नहीं हुआ है, किसी भी बैच में PNC नहीं हुआ है, जिसके कारण जानबूझ के शाम को ज्योमेट्री दे दिया, बिकॉज आप में से 80-90% बच्चे शाम को क्लास करते हैं, तो आप सबको कंबाइन करके हम ज्योमेट्री पढ़ा सकते हैं। सिमिलरली सुबह PNC दे दिया कि अगर कोई बच्चा 2-2 मैथ्स के टॉपिक करना चाहता है तो शाम को अपना ज्योमेट्री करे, सुबह PNC करे। दैट इज द रीजन।
plus when all the teachers are healthy then accordingly we will resume जिस बैच ने जहां मैच स्टॉप किया था पढ़ना वहीं से शुरुआत होगी। प्लस ज्योमेट्री ऐसा तो नहीं है कि आपके काम का नहीं है, प्लस ज्योमेट्री को अरिथमेटिक से कोई लेना देना नहीं है, अलजेब्रा से कोई लेना देना नहीं। मुझे पता है ज्योमेट्री से लोग भागते हैं काफी। क्यों भागते हैं ज्योमेट्री से? वो ज्योमेट्री से इसलिए भागते हैं क्योंकि वो भूल चुके हैं ज्योमेट्री। बट एक बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि बहुत ही सिंपल है। ज्योमेट्री इज वेरी सिंपल, इट्स बैंकेबल। जैसे मैथ्स बैंकेबल है, अरिथमेटिक बैंकेबल है, अलजेब्रा बैंकेबल है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन भी बैंकेबल है। और यही जो तीन है वो 90% ऑफ दी मैथ्स पेपर पिछले 5-6 साल से नहीं, शुरुआत से ही कैट में यही ब्रेकअप आ रहा है। ज्योमेट्री मेंसुरेशन का भी क्या आपको मैंने तरीका बोला कि आप पहले एनसीईआरटी का जो मैथ्स बुक्स है 7th, 8th, 9th, 10th उसको आप करें, सॉल्व एग्जांपल्स करें। और इसमें जो बच्चों वाले चैप्टर्स हैं, सिमेट्री, ये सब भी आप करें, कंस्ट्रक्शंस को भी समझें। क्यों? अगर आप सिमेट्री, कंस्ट्रक्शंस ये सब नहीं पढ़ेंगे तो आप जब ज्योमेट्री के बाद मेंसुरेशन कर रहे होंगे और खास तौर पे सिलेंडर और ये सब जब आप पढ़ रहे होंगे, क्यूब्स कर रहे होंगे, तो आपको थोड़ा कम समझ आएगा, बिकॉज जो आपके मन में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस है वो क्लियर नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं। अगर आप देखोगे तो मूल तीन ही तो टॉपिक है, अरिथमेटिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री, उससे ही 90% पेपर आ रहा है मैथ्स का। आपके पास 7 महीने हैं, आप रिलैक्स होके पढ़ सकते हैं, चुन सकते हैं कि भाई मई का महीना अरिथमेटिक का महीना है, या अलजेब्रा का महीना है, या ज्योमेट्री मेंसुरेशन का महीना है, जून का महीना है, वो जो बच गया उसका महीना। आप नीटली इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 महीने भी अगर आप मैथ्स की तैयारी करते हैं, मई, जून, जुलाई, आप मैथ्स में चैंपियन बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 ही मेन टॉपिक है। चौथे टॉपिक पे हम आएंगे जो कि नंबर्स है। इससे भी 8% ऑफ द पेपर, 8 to 10% ऑफ द पेपर आता है। नंबर्स एक तो टॉपिक है जो आपको पढ़ाया जाता है, जिसमें कैट में जो नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बट ये भी करने के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स होना चाहिए। जो कहां से आएगा? सबसे पहले एनसीईआरटी के जो मैथ्स के बुक्स हैं 7th, 8th, 9th, 10th के, उसमें आपको जो नंबर्स रिलेटेड चैप्टर हैं, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, रैशनल, इरैशनल, ऑड, इवन, प्राइम, कॉम्पोजिट, ये सब आपको समझना है, तभी आप नंबर समझ पाएंगे। प्लस नंबर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर दूसरे किसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, यानी कि वो स्टैंड अलोन क्वेश्चंस नहीं होते हैं। जैसे कि अलजेब्रा का क्वेश्चन होगा और उसमें आपका नंबर्स का अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होगा, या अरिथमेटिक का क्वेश्चन होगा, या सेट थ्योरी का क्वेश्चन होगा और उसमें नंबर्स का अंडरस्टैंडिंग आपका टेस्ट किया जाएगा। सो या तो आप नंबर्स को एक स्टैंड अलोन देख सकते हैं टॉपिक, और या आप देख सकते हैं कि अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री मेंसुरेशन से ही निकला हुआ एक नंबर्स का चैप्टर है। सो 4 चीजें हैं इंपॉर्टेंट: अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स। और अगर इसका रेशियो कैट में क्या आने वाला है, कैट 21 में भी, तो अभी से ही मैं आपको बता दूं 19-20 का फर्क हो, लेकिन रेशियो होगा 4:3:2:1। 4:3:2:1। 40% अरिथमेटिक, 30% अलजेब्रा, 20% ज्योमेट्री, 15 to 20% ज्योमेट्री, नंबर्स अराउंड 10%, और जो बाकी है जैसे पीएनसी है। तो आप बोल सकते हैं सर पीएनसी क्यों पढ़े? अगर आप खुद बता रहे हैं कि पीएनसी से 3% सवाल आए हैं, इसको पढ़े क्यों? ये कोऑर्डिनेट क्यों पढ़े? 2% सवाल आए हैं इससे। ये वेन डायग्राम क्यों पढ़े? तो अगर सुमित सर ऊपर जा सकते हैं हम, इफ वी कैन गो, किस तरह का सरप्राइज कैट में आता है? तो बहुत बड़ा सरप्राइज भी नहीं होगा, लेकिन कभी कभी इट कैन रियली बूस्ट योर स्कोर। तो आप रुक जाइए। पीएनसी, पीएनसी से कैट 16 में, और थोड़ा सा ऊपर अगर कर दें इससे, पीएनसी से कैट 16 में 6 क्वेश्चंस आ गए। 6 नॉट आउट ऑफ 34। मैंने आपको बताया कि 100 क्वेश्चंस
हम लोगों ने सेलेक्ट किया हर एक कैट के पेपर से 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 100, सो बेसिकली 6%, पर 6% भी मायने रखता है। फिर आप देखेंगे कि कैट 17 में फिर 6 आया, लेकिन फिर कैट 18 में 0 आया, कैट 19 में 1 आया। छोड़ना नहीं है, लेकिन डू और डाई नहीं। अरिथमेटिक नहीं करोगे, डू और डाई है। एल्जेब्रा नहीं करोगे, डू और डाई है। ज्योमेट्री मेंसुरेशन नहीं करोगे, डू और डाई है। पीएनसी करोगे, स्कोर बूस्ट हो सकता है अगर बहुत सवाल आ गए, हो सकता है एक भी नहीं है, लेकिन अगर आ गए 5-6 सवाल तो 5-6 सवाल तो नहीं आएंगे, वो 6 आउट ऑफ 100 है, तो अगर उसको 34 के अकॉर्डिंगली तुम करोगे तो 1-2 सवाल आएंगे, पर 2-3 सवाल से ज्यादा नहीं आएंगे। ये भी है बेस्ट केस सिनारियो, कोई पीएनसी पढ़ के गया 2-3 सवाल पीएनसी का उसको दिखा, 0 भी हो सकता है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी, इतने साल हो गए प्रोबेबिलिटी से 0 क्वेश्चन आया, लेकिन एक सरप्राइज आ सकता है। बट सरप्राइज का मतलब ये नहीं कि 34 सवाल में 6 क्वेश्चन आ जाएगा, 10 क्वेश्चन आ जाएगा, 2-3 सवाल आ जाएगा, दैट इज द सरप्राइज। कह रहे इस साल प्रोबेबिलिटी भी आया, लेकिन अगर आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी कहीं लिखा ही हुआ नहीं है, क्योंकि आ ही नहीं रहा है बहुत सालों से। सो इवन पीएनसी इज इंपॉर्टेंट, probability is important, but it is not that important. So आप जब तैयारी करते हैं किसी चीज की, आपको पता होना चाहिए कि क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, और क्या सो है। जो बच्चे फुल स्कोर लाना चाहते हैं उनके लिए पीएनसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अरे 2 सवाल भी छूट गया तो फुल स्कोर कैसे आएगा? कोई बच्चा बोला अरे नहीं सर 34 सवाल अगर आ रहे हैं मैथ्स के, मेरे को 20 से 25 सही करते हैं, तो उसके लिए पीएनसी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन 7 महीना है तो हड़बड़ी तो है नहीं, पीएनसी तो पढ़ सकते हैं, और आसान सवाल आ गया तो 2 सवाल आपके बढ़ गए, 3 सवाल बढ़ गए अगर आ गए तो। नो व्हाट द पेपर इज ऑल अबाउट, it is very important. So till now what I have discussed is I have dissected the CAT paper of 16, 17, 18, 19. 20 was also not any big change from CAT 16, 17, 18, 19. And if we go down, Sumit, you will see that we have discussed arithmetic as the most important thing, because it will also help you in DI reasoning, it will also help you in CAT, it will also help you in business as well as business management. Arithmetic is simple maths which basically pushes you to understand simple equation and how the 4 basic operations of mathematics, that is addition, subtraction, multiplication and division, functions. Then algebra is very important, but arithmetic and algebra are 2 very big topics, because inside these topics there are many topics, because of which if you are finding it a tad difficult to basically address so many topics at one go, you can start with something simpler like geometry mensuration. However, everyone is different, so I like a top down approach, so I suggested GMAT ka official guide ka maths review. Some students are very scared, they don't want to go with the top down, they want to start with the bottom up approach, so you can start with arithmetic, or you can start with algebra, or you can start with geometry mensuration, where the syllabus is way lesser in comparison to the other 2 topics. Any doubts so far? Any doubts? Geometry class can be started in all morning batches. हाँ, सब कुछ ही तो शुरू होगा, हड़बड़ी में क्यों हो, सभी होगा। ज्योमेट्री पहले शाम में कराएंगे, फिर ज्योमेट्री सुबह कराएंगे। आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया, मैंने टीएचडी भी लगा दिया है संडे को, तो सबका, जैसे I don't want to discuss about politics, but a famous line is there ना, सबका साथ सबका विकास। So बच्चे को करना है पीएनसी, आप मॉर्निंग क्लास में पीएनसी करो, बच्चे को करना है ज्योमेट्री मेंसुरेशन, आप शाम के क्लास में ज्योमेट्री मेंसुरेशन करो, बच्चे को अरिथमेटिक करना है तो आप टीएचडी संडे को करो, वीकेंड क्लासेस जो होंगी उसमें मैं अरिथमेटिक डालूंगा। तो फायदा क्या होगा, सबके लिए कुछ ना कुछ वहां पर है। For everyone there is something there, you can go and you can do. That's the way, because I know most of you are aware that our schedule maker Rahul sir, his family is fighting corona and his father passed away recently, so I'm not going to disturb him right now. So the schedule has been made by me, and the logic used by me while making the schedule was that everyone can get access to everything, because there are 3 big areas of maths: geometry, algebra,
arithmetic, which are the three big areas. So the schedule will be made in such a way that you will get those classes which you would want. Second thing, because for the current time we have merged all the batches, sir, if calculator is provided, why calculation speed enhancement is given? So there is no need to do that booklet, speed enhancement बुकलेट मैथ्स का, वो करने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन टेबल्स आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, क्यूब्स आना चाहिए, रेसिप्रोकल्स आना चाहिए। साकेत, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, ही माइट से दैट सर ओमेट में तो कैलकुलेटर नहीं आएगा। व्हाट डू यू से साकेत? ओमेट में तो आपको खुद से कैलकुलेट करना है, आईएफटी में कैलकुलेटर नहीं आएगा, एनवेट में कैलकुलेटर नहीं आएगा, लेकिन कैट इज द मेन एग्जामिनेशन। आईआईएम कैट में है सारे के सारे फीस। एफएमएस तो काफी बच्चे आईआईएम छोड़ के एफएमएस दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं क्योंकि उसकी फीस बहुत कम है और उसका प्लेसमेंट अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, कोझिकोड, लखनऊ, इंदौर जैसा ही। एसपी जैन है, बट एसपी जैन उनको ही भरना चाहिए जिनका 10th ग्रेजुएशन में एक्सेप्शनल स्कोर्स है। एमडीआई गुड़गांव है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास का बहुत अच्छा प्लेसमेंट्स है, ये भी कैट के थ्रू है। इसमें इवन नॉन बीटेक के जो बच्चे हैं वो आईआईटी दिल्ली अप्लाई कर सकते हैं, आईआईटी मद्रास अप्लाई कर सकते हैं, दे आर अलाउड। निटी मुंबई जो सिर्फ इंजीनियर्स के लिए है, मुंबई में बहुत अच्छा एमबीए इंस्टीट्यूट, वो भी कैट के थ्रू है। तो अगर आप टॉप 25 एमबीए इंस्टीट्यूट्स को लें, जो कि कौन होंगे? आईएम, एक्सेल, एफएमएस, एसपी जैन, जमनालाल बजाज, एमडीआई, आईआईएफटी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, निटी मुंबई, अगर आप इनको लेंगे तो इनमें 90% जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कैट के थ्रू है। कौन से इंस्टीट्यूट्स के बारे में अभी हम शुरुआत में नहीं फोकस करेंगे। साकेत ने बोला सर नारसी मोंजी के बारे में आज आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन नारसी मोंजी का जो एनमैट का एग्जाम है, एक तो आप उसको 3 बार ले सकते हैं, प्लस एनएम मुंबई भी है, एनएम नवी मुंबई भी है, एनएम बेंगलोर भी है, एनएम हैदराबाद भी है, एनएम इंदौर भी है और भी खुल गए। सेम हालत सिम्बायोसिस की भी है, पहले सिर्फ सिम्बायोसिस पुणे में था, फिर बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, इंदौर में है, खुलता जा रहा है। ये जो इंस्टीट्यूट्स है नारसी मोंजी और सिम्बायोसिस, इनका जो ओवरऑल रेपुटेशन है और इमेज है वो डाउन होता जा रहा है। क्यों? ये एक मनी मेकिंग इंस्टीट्यूशन बन गए कि भाई बच्चों को मल्टीपल एग्जाम कराओ, उनसे पैसे लेते जाओ और मल्टीपल सैटेलाइट सेंटर्स खोल दो, प्लस हर एक सेंटर में मल्टीपल कोर्स कर दो, एमबीए भी है, एमबीए फाइनेंस भी है, एमबीए मार्केटिंग भी है, एमबीए एनालिटिक्स भी है, एमबीए ऑपरेशंस भी है, एमबीए रिटेल मैनेजमेंट भी है, एमबीए ये भी है, एमबीए वो भी है। जस्ट अ मनी मेकिंग इंस्टीट्यूशन। क्या होगा इससे? ऑफ कोर्स प्लेसमेंट में फर्क पड़ेगा ना। आप इंस्टीट्यूट्स खोलते जाओगे पूरे कंट्री में, प्रोग्राम्स हर एक इंस्टीट्यूट में बढ़ाते जाओगे, इनटेक बढ़ाते जाओगे, आपका कहीं ना कहीं जो प्लेसमेंट है उसमें हेवी डाइल्यूशन होगा। इसीलिए आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, आप कैट की पढ़ाई कर रहे हैं, आप एनमैट की नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्नैप की नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, और ये हकीकत बात है कोई कैट की अच्छी से तैयारी करेगा तो एनमैट और स्नैप में तो उसका आराम से हो जाएगा। बट मेरा ये तुम लोगों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि ऑफ लेट नारसी मोंजी और सिम्बायोसिस पे उतना ध्यान मत। क्यों? रीजंस मैंने डिस्क्लोज किया है, तुम्हें बहुत ओपनली डिस्क्लोज किया है, प्लस क्योंकि ये एग्जाम्स मल्टीपल बार दे सकते हो, तो एक बार अच्छा नहीं हुआ तो दूसरे बार दे सकते हो, प्लस ये सब एग्जाम जो है आप कैट के बाद भी लिख सकते हो। तो आप कैट तक कैट की ही तैयारी करें, सिर्फ कैट की। बच क्या जाता है? आईआईएफटी, एक्सेलराइज जो कि जैट के थ्रू है, और कुछ भी नहीं बचता है। जैट जनवरी में होता है, इस बार आईएफटी भी जनवरी में हुआ, प्लस आईएफटी का पेपर जो है वो सिर्फ आईएफटी के लिए, तो आप सिर्फ एक इंस्टीट्यूट की तो तैयारी नहीं कर सकते। प्लस आईएफटी हो गया, ये आईआईएम हो गया, ये एफएमएस हो गया, ये सरकारी इंस्टीट्यूट्स हैं, इनमें रिजर्वेशन है। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं 40% से भी कम सीटें हैं उनके, लेस देन 40%। सो ऑन एन एवरेज कोई अगर मानिए इंस्टीट्यूट है उसमें 500 सीटें हैं, सोचिए कोई आईआईएम है, आईएम लखनऊ है, उसमें 500 सीटें हैं, 200 से कम सीटें हैं जनरल के लिए। तो अगर कोई सिर्फ आईएफटी की तैयारी कर रहा है और वो जनरल कैटेगरी का लड़का है तो उसके लिए बहुत रिस्क है कि सिर्फ कुछ सीटों के लिए वो बहुत फाइट मार रहा है,
प्लस आईएफटी का पेपर भी मुश्किल आता है, प्लस उसमें जीके भी आता है, तो आप आईएफटी की तैयारी नहीं कर सकते। टू मच ऑफ अ रिस्क। आप जब फाइनेंस भी पढ़ोगे तो आपको ये सिखाया जाएगा कि हाँ, जो टॉपिक्स कुछ बैचेस में बच गए हैं उनको तो कंप्लीट कराएंगे ही। जैसे मैंने समझाया कि अभी जो शेड्यूल चल रहा है वो मार्च शेड्यूल है, जिसमें आप कुछ भी या सुबह बैठ सकते हो या शाम को बैठ सकते हो या वीकेंड बैठ सकते हो या तीनों में बैठ सकते हो, आप कभी भी बैठ सकते हो। और ज्योमेट्री हम पहले खत्म कराएंगे शाम के बैचेस में, अरिथमेटिक हम कंप्लीट कराएंगे सैटरडे संडे के बैचेस में, और सुबह पीएनसी और पीएनसी के बाद तो दूसरा टॉपिक चलाएंगे। Now, coming back, we are discussing about preparation for CAT. Why action and foolproof plan for CAT and not other exams? जैसे मैंने discuss किया, symbiosis, Narsin Monji, image is going down, placement of course is getting affected, and too much of confusion, too many programs, too many centers, too many satellite centers, too much of money wastage also. IIFT, one exam, just two institutes, IIFT Delhi, IIFT Kolkata, too big a risk. And of course it's a government institution, because of which reservation जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए less than 40% of the seats। बच गया एक्सेलराई का जैट, क्योंकि जैट में और कुछ है नहीं। जैट में पहले एसपी जैन जैट भी लेता था, कैट भी लेता था, लेकिन अब वो जैट नहीं लेता है, कैट लेता है। तो जैट में वो भी नहीं, तो जैट में बचा क्या, सिर्फ एक्सेलराई। बाकी जो इंस्टीट्यूट इसके बाद आते हैं जैट में, वो आईएमटी गाजियाबाद और एक्सआईएम भुवनेश्वर है, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर है, लेकिन वो कैट भी लेते हैं, तो कुछ बच नहीं जाता है। एग्जाम्स किस प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स, कि जो टॉप इंस्टीट्यूट है वो तो अपना एक ही एग्जाम के थ्रू लेगा। जैसे आईएम है सिर्फ कैट लेगा, एफएमएस है सिर्फ कैट लेगा, एमडीआई सिर्फ कैट लेगा, आईआईटी भी सिर्फ कैट लेंगे। और बट फिर उसके नीचे के जो इंस्टीट्यूट्स आते हैं, जैसे कैसे आईएमटी और एक्सआईएम भी, वो कैट भी लेगा, जैट भी लेगा। उसके नीचे जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आते हैं, तो अगर आप टॉप 25-30 इंस्टीट्यूट्स के नीचे आएंगे तो वो कुछ भी ले, कैट का भी स्कोर लेगा, जेड का भी स्कोर लेगा, सीमेट का भी स्कोर लेगा, किसी का भी स्कोर लेगा। बट ऑलरेडी व्हेन यू नो दैट द टाइम्स आर टेस्टिंग, ऑलरेडी व्हेन यू नो दैट प्लेसमेंट्स ऑफ कोर्स विल बी अफेक्टेड। कोरोना के कारण कुछ ऐसा तो नहीं है जो इंपैक्ट नहीं हुआ है, सो आप क्यों ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूट की तैयारी करेंगे? जो पहले ऑर्डिनरी था वो बिलो ऑर्डिनरी बन चुका है प्लेसमेंट्स में कोरोना के कारण। जो पहले अच्छा था वो अब ठीक ठाक हो गया, जो पहले बहुत अच्छा था वो अच्छा रहे। तो मोर द रीजंस, और प्लस आपके पास बहुत टाइम बचा है, आपके पास टाइम है, आपके पास मेंटरशिप है, गाइडेंस है, ब्रेकअप है, यू कैन डू इट। अलग तरीके हैं, जैसे मैंने बोला टॉप डाउन अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच भी है, सो यू शुडंट बी पैनिकिंग एट ऑल। सो इफ वी फाइनली, और ये मैं डॉक्यूमेंट आप लोग को भी भेज दूंगा, नहीं है तो आप इसको लिख भी सकते हो अपने पास। बहुत ही रिसर्च करके सारे कैट पेपर्स पे ये हम लोगों ने डॉक्यूमेंट बनाया है। नाउ इफ यू कैन रिमूव दिस डॉक्यूमेंट एंड जस्ट गो बैक टू द वीडियो। एनी डाउट सो फार? सर प्लीज टॉक अबाउट मॉक्स एंड जीके। जीके की क्यों बात करें? कैट में जीके नहीं आता है, अभी हम लोग कैट की बात कर रहे हैं, कैट में जीके नहीं आता। पहले स्नैप में जीके आता था, अब स्नैप में सिम्बायोसिस के एग्जाम में भी जीके नहीं आता। तो किस में जीके पढ़ोगे? जैट में जीके का एडिशनल सेक्शन होता है, लेकिन उसका कैलकुलेशन भी नहीं होता है मार्क्स का, वैसे ही फर्जी दिया रहता है उसमें। सो कैट में जीके नहीं, जैट में जीके का कोई वैल्यू नहीं, इवन दो है, स्नैप में जीके नहीं है, एनमैट में जीके नहीं है। जीके किसमें है? जीके सिर्फ दो एग्जाम में, आईआईएफटी में है और सीमैट में है। और सीमैट उसको ही लिखना पड़ेगा जो ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूट जाना चाहता है। सीमैट के कौन से टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं? ग्रेट लेक्स, केजे सोमाया, तुम्बा, वेलिंकर। तो क्यों जाओगे यहां पर? यू नीड नॉट गो। जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर अच्छे प्लेसमेंट्स आने में लोगों का तेल निकल गया है कोरोना के कारण। तो अगर तुम सीमैट के इंस्टीट्यूट्स के थ्रू जाओगे तो तुम्हारा और घंटाधार हो जाएगा। और आईएफटी एक एग्जाम के लिए तो नहीं अभी से जीके पढ़ते रहोगे। प्लस जीके और जनरल अवेयरनेस में फर्क है।
यहां चलो लेट अस डिस्कस अबाउट करंट अफेयर्स एंड स्टॉक जीके। स्टॉक जीके की कोई वैल्यू नहीं है, ना ही एमबीए एंट्रेंस टेस्ट में, वो तो आता ही नहीं है। जीके कैट पैट में आपके साथ डिस्कस अभी किया। जो इंटरव्यूज होता है और जो WAT होता है, एसए टेस्ट होता है या फिर जीडी होता है, उसमें भी जो टॉपिक्स आते हैं वो करंट टॉपिक्स आते हैं, बर्निंग अफेयर्स, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल जो बर्निंग इश्यूज हो रहे हैं वर्ल्ड में, तो आपको तो ऐसे भी न्यूज देखना चाहिए टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। तो जीके की अलग से मत तैयारी करने बैठ जाओ, अपना न्यूज पढ़ते रहो, अवेयर रहो दुनिया में क्या चल रहा है, ये काफी है। और बाकी टाइम मैथ्स, मैथ्स में भी अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, रीजनिंग का प्रैक्टिस, डीआई का प्रैक्टिस, इंग्लिश का प्रैक्टिस, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग पहले मैथ्स की बातें कर रहे थे क्योंकि मैथ्स बहुत स्कोरिंग है। प्लस कैट की बातें कर रहे थे, क्यों? कैट में ही जैसे मैथ्स बहुत स्कोरिंग है, इसको पेरेटो प्रिंसिपल कहते हैं। पेरेटो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि कोई भी बिजनेस होगा तो उसका 80% बिजनेस 20% क्लाइंट से आएगा। हर चीज में बोलते हैं वर्ल्ड में मोरलेस, थोड़ा तो ऑफकोर्स एग्जैक्ट नहीं रहेगा, 80-20 का प्रिंसिपल होता है। वैसे ही कैट में भी वैसे ही है, बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स के मुकाबले मेजोरिटी इंस्टीट्यूट्स कैट के ही अंडर आते हैं, तो वैसे आपको तैयारी करनी है। प्लस कुछ बच्चों ने पूछा है कि 10th 12th लॉकडाउन इज इम्पोज्ड देन विल वी गेट ऑनलाइन क्लासेस। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रही है, कल से स्टार्ट नहीं है, हर दिन क्लास होगी। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हर दिन क्लास मिलेगी, क्योंकि आप लोग ऐसे भी घर पे बैठे हुए हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाया जाएगा। जब भी कोई टॉपिक खत्म होगा तो उसके बाद डाउट सेशन उस पर्टिकुलर टॉपिक के लगेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर अभी शाम को ज्योमेट्री मेंसुरेशन शुरू किया है तो ज्योमेट्री मेंसुरेशन के क्लासेस खत्म होने के बाद ज्योमेट्री मेंसुरेशन के डाउट सेशंस लगेंगे। प्लस लॉकडाउन परमानेंट है नहीं, मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट मिड जून से मे बी वापस क्लासरूम कोचिंग शुरू हो जाएगी। तो आप क्लासेस के बारे में मत आप टेंशन लो, क्लासेस आप ऑनलाइन मोड में चलते रहेंगी थ्रू आउट, और जब ऑफलाइन भी खुलेगा तो आप ऑफलाइन में भी आके क्लास कर सकते हो। डोंट वरी अबाउट क्लासेस, डाउट्स एंड ऑल। प्लस दूसरा, कुछ बच्चों ने पोस्ट किया कि सर व्हाट अबाउट 10th 12th ग्रेजुएशन मार्क्स। अच्छा, जो गुजर गया उसके बारे में चिंता करके कोई फायदा है नहीं। सबसे मुश्किल चीज नहीं, गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया, रो रहा है आदमी, सुसाइडल फील कर रहा है, तो धोखा मिल गया है तुम्हें, उसको वापस तो जा नहीं सकते। 10th का मार्क्स खराब हो गया, वापस तो नहीं जा सकते, या 12th का खराब हो गया, वापस नहीं जा सकते। सेम विद ग्रेजुएशन, जो गुजर गया है उस पे तुम वापस नहीं जा सकते हो, तो उसको लेके अपने मन में सरदर्द मत करो। क्यों सरदर्द होगा? तो फिर पढ़ाई इंपैक्ट होगा। यू नीड टू बी इन अ हैप्पी, चीयरफुल स्टेट ऑफ माइंड। मुझे पता है कि कुछ के फैमिलीज में डेथ हुई है कोरोना से, कुछ खुद कोरोना से पीड़ित है, बट how by being stressed out or by being depressed you are helping your CAT preparation। मुझे याद है कुछ बच्चे पिछले साल कैट की तैयारी छोड़ दिए। क्यों? बोले रहे सर ये तो साल बेकार है, ऐसे भी घर पे बैठ के कौन एमबीए करेगा, अगर एमबीए में दाखिला भी हो जाता है तो हटाओ, कैट 20 नहीं लेंगे, कैट 21 लेंगे। लो फिर से वही समय आ गया, फिर से बंदी, लोगों को कोरोना, बिगर वेव। अगर मूर्ख की तरह तुम सोचोगे कि अभी हालात खराब है, पापा मम्मी के भी हालात खराब है, मेडिकली भी, फाइनेंशियली भी, चलो अगले साल बेटर होगा, अगले साल तैयारी करेंगे, तो अगले साल फिर से थर्ड वेव आया, फोर्थ वेव आया, तो कब तक घर पे बैठे रहोगे? प्लस अभी के टाइम कम डिस्टरबेंस है, कम फोन बज रहा है, घर पे पढ़ सकते हो तुम, मैक्सिमम टाइम पढ़ सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बोला, लंबे एक बार में लंबी पढ़ाई मत करो, एक एक 2-2 3-3 घंटे मत बैठो। अरे बैठा पढ़ा उठा, बैठा पढ़ा उठा, ताकि दिमाग में बैठे। अभी का क्या है, अगर मैं इन 7 महीनों को 4 भाग में बांटू, पहला 2 महीना, दूसरा 2 महीना, फिर 2 महीना और 1 महीना लास्ट का, 7 महीने हैं, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। कैसे इसको बांटूंगा? पहले 2 महीने जो चीज बैंकेबल है उसकी पढ़ाई करूंगा। जो बैंकेबल है, क्या बैंकेबल है? अरिथमेटिक बैंकेबल है, अलजेब्रा बैंकेबल है,
ज्योमेट्री मेंसुरेशन बैंकेबल है, ये 3 चीजें बैंकेबल है, तो इस पे अपने आप को झोंक दो मत। 7.5 घंटे पढ़ता हूं या 6-7 घंटे भी पढ़ता हूं तो उसमें 60, 70, 70, 80% मैथ्स पढ़ूंगा। क्यों? बैंकेबल है, स्कोर बनाना है। सेक्शनल कट ऑफ का तो आदमी बाद में सोचेगा ना, पहले ओवरऑल स्कोर तो कुछ बनाएगा। समझ रहे हो? तो बहुत जरूरी है कि मैथ्स में अपना पकड़ बना, और मैथ्स में जो पकड़ है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ बीटेक वाले ही बना सकते हैं, नॉन बीटेक वाले भी बना सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर जो मैथ्स कहां से मैथ्स आ रहा है? अरिथमेटिक से आ रहा है, क्वाड्रेटिक से आ रहा है, बेसिक फंक्शन ग्राफ से आ रहा है, बेसिक लॉग से आ रहा है। ये तो हम लोग छोटे स्कूल में पढ़े थे, मुश्किल नहीं है उनको, सब पढ़ सकते हैं, सब स्कोर ला सकते हैं। फर्स्ट 2 मंथ्स ज्यादा क्या पढ़ेगा बच्चा? मैथ्स, और इसमें भी ये 3 टॉपिक पे फोकस करेगा। उसके बाद का जो 2 महीना है, अगर मेजर जो टॉपिक्स है मैथ्स के उनमें कुछ छूट गया है उसको भी कवर करेगा, प्लस थोड़े और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेगा। फिर तीसरा पड़ाव, जो तीसरा 2 महीना है, कौन सा? सितंबर अक्टूबर, सेक्शनल टेस्टिंग और फुल लेंथ टेस्टिंग में आएगा। फिर लास्ट का जो 1 महीना है नवंबर का, सिर्फ फुल लेंथ टेस्टिंग, यानी हर दिन एक मॉक रखेगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं आपको बहुत हाई स्कोर आएगा। अभी मैथ्स का तो मैंने डिस्कस किया है, रीजनिंग का भी डिस्कस करेंगे और इंग्लिश का भी डिस्कस करेंगे, बट दिस इज हाउ योर प्रिपरेशन शुड बी हैपनिंग। कमिंग बैक टू एकेडमिक्स, सारे इंस्टीट्यूट एकेडमिक्स को बहुत हाई वेटेज नहीं देते हैं। हम लोगों ने पिछले साल इतने सारे वेबिनार्स लिए थे, हर वेबिनार में मैं ब्रेकअप दिखाता था, अभी भी होगा, लेकिन पता नहीं सुमित के पास वो प्रेजेंटेशन है कि नहीं, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर हम टॉप 25 इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो बायरिंग 5 इंस्टीट्यूट्स आउट ऑफ टॉप 25, आपका अगर 10th 12th ग्रेजुएशन खराब भी है तब भी आपको इंटरव्यू कॉल आए, और इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करोगे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ, ये सब आप ऑर्डिनरी एकेडमिक से भी दाखिला पा सकते हो। कहां नहीं पा सकते एडमिशन? आई एम बैंगलोर, आई एम इंदौर, एसपी जैन, आई एम शिलोंग। ये 4 इंस्टीट्यूट बहुत हेवी वेटेज दे रहे हैं एकेडमिक्स को, तो यहां आपका होना मुश्किल है। लेकिन आप सोचो, आई एम कैलकाटा, इंडिया का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है एमबीए फाइनेंस के लिए, अगर आप फाइनेंस एज अ स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हो तो। बहुत कम स्कोर भी है अगर आपका, तो आपको फुल स्कोर मिल जाता है 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में। मतलब आपको ऐसा नहीं कि 90 के ऊपर लाना है 10th में और 12th में, मतलब इवन इफ यू आर गेटिंग डिसेंट स्कोर, 80 प्लस आया, फुल स्कोर मिल गया 10th का, जो भी थोड़ा बहुत पॉइंट दे रहा है। तो ऐसा मन में मत बना के बैठो कि आपको बहुत हेवी स्कोर लाना पड़ेगा अगर आपको टॉप इंस्टीट्यूट चाहिए। देखो, बहुत अच्छा स्कोर लाओगे कैट में, 10th 12th ग्रेजुएशन उतना अच्छा नहीं भी है, तो स्टिल मेजॉरिटी ऑफ द टॉप बिजनेस स्कूल्स विल कॉल यू। अच्छा इंटरव्यू में परफॉर्म करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? आउट ऑफ 100 पॉइंट्स ऑफ सिलेक्शन, फर्स्ट स्टेज में 60 to 70 पॉइंट्स इज गिवन टू कैट जनरल, एंड इन द फाइनल स्टेज ऑफ सिलेक्शन 60 to 70 पॉइंट्स इज गिवन टू इंटरव्यू अलोन. So if someone is very well prepared and has a very good score in CAT, पहला बेड़ा पार, इंटरव्यू अच्छा किया, दूसरा बेड़ा और फाइनल बेड़ा पार, तो स्टॉप थिंकिंग अबाउट 10th 12th ग्रेजुएशन। तुम लोग का तो मैक्सिमम का अच्छा है 10th 12th ग्रेजुएशन में। मेरा सोचो कितना कम कॉन्फिडेंस मुझे होना चाहिए था कि मेरा 10th में 60 पॉइंट सम परसेंट है, 12th में 57% सेकेंड डिवीजन है, और ग्रेजुएशन में 61-62% है, और मैं जनरल कैटेगरी का हूँ। बट स्टिल आई हैड द कॉन्फिडेंस। और मेरे टाइम में तो सिर्फ 6 IIM थे, अब तो 20 IIM है, सीटें बढ़ गई हैं। मेरे टाइम में बहुत कम सीटें हुआ करती थी। Still I prepared, I knew that हाँ भाई heavy percentile लाऊंगा, हो जाएगा। heavy percentile लाया, कॉल्स आए, इंटरव्यू में अच्छा किया, कुछ आए में सिलेक्शन हो गया, बस खत्म। यही तुम्हें चाहिए। तुम्हें तो टॉप इंस्टीट्यूट चाहिए, तुम्हें तो ABCL KI यानी कि ब्लैकी, FMS, SP जैन, MDI, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, NIT मुंबई, XLRI, IIFT, इसमें कहीं भी हुआ तुम्हारा लॉटरी लग गई। So this is how it is. अभी तक सब क्लियर है? Can we move to the next sections? मॉक्स की भी हम बात करेंगे, बट बच्चों मॉक्स अभी मत लो।
कुछ स्टूडेंट्स हैं उतावले हैं बहुत ही मॉक्स लेने के लिए, मॉक्स लिखते हैं, लेकिन सोचो आप मॉक लिखने बैठे, अलजेब्रा की पढ़ाई नहीं की है, तो अलजेब्रा के मॉक 34 सवाल में 10 सवाल आए, वो कर ही नहीं पाए, पूरा मॉक भी आपका बेकार हो गया। You should not take a full length test unless your 90% of preparation is not over, otherwise you are wasting the mock. अगर आपको क्वालिटी ऑफ मटेरियल के बारे में हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ मटेरियल, सबसे अच्छी क्वालिटी है ऑल इंडिया मॉक कैट्स की, जो कि 25 होते हैं, आपको 25 एम कैट्स मिलेगा, सबसे अच्छे क्वालिटी का होता है। उनको जो बनाते हैं वो आईआईएम के टॉपर्स जो टाइम हैदराबाद में बैठे हुए हैं, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा के, वो बनाते हैं, ब्रेनी लोग बनाते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है सैम कैट्स, जैसे 25 आपको ऑल इंडिया मॉक कैट्स मिलते हैं, आपको 25 सैम कैट्स भी मिलते हैं, फुल एंड टेस्ट मिलते हैं। सेकंड वो इंपॉर्टेंट है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शनल टेस्ट। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है टॉपिक वाइज टेस्ट। फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट है लॉट 2 एडवांस मटेरियल जो आपको मिलेगा। सिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है लॉट 1 का मटेरियल जो आपके पास है, तो बेसिक बुकलेट्स। सो अगर कोई पूरा बेसिक बुकलेट कंप्लीट नहीं किया है और सीधे एम कैट्स और फुल एंड टेस्ट बर्बाद कर रहा है, तो मूर्ख है, क्योंकि वो तो लास्ट के लिए बचा के रखना है। टाइम का एम कैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सीएल का मॉक कैट होता है या जो आईएमएस का सिम कैट होता है, वो कैट के लेवल का नहीं होता है, आसान लेवल का होता है। अगर आप उसमें बहुत अच्छा मार्क्स ला रहे हैं सीएल और आईएमएस के मॉक्स में, तो आपका सीमैट, स्नैप, एनमैट में भले बेड़ा पार हो जाए, लेकिन कैट में नहीं बेड़ा पार होगा। सो प्लीज प्रिजर्व, कोई भी एम कैट होता है, अगर आप मिस भी करते हो तो मिस्ड एम कैट बन के वो आपके स्टूडेंट होम पेज पे आ जाता है। जब आप उसको एक लेटर स्टेज पे भी लेते हो, लेटर डेट पे भी लेते हो, तो आप देख सकते हो कि आपका क्या परसेंटाइल बनता, और आपको उस मॉक कैट्स में जो अच्छे परफॉर्मेंस है उनका स्कोर दिख सकता है। डोंट बी इन अ रश। I don't know whether I should be discussing test taking strategy in today's webinar, because today's webinar is about preparation strategy. वैसे टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी के अगर 4-5 पॉइंट्स मुझे ड्रॉप करने हैं उन बच्चों के लिए जो कि रिपीटर्स हैं। पॉइंट नंबर 1, you should be fully prepared with all topics before you take a full length mock. Point number 2, if you are making silly mistakes, beat yourself. Why? यहाँ लोगों को मेहनत करके मार्क्स मिल रहे हैं और आप सिली मिस्टेक करके मतलब मार्क्स गवा रहे हैं। 3, हाउ विल यू नो कि कौन सा टॉपिक पहले करें मॉक में? हाउ विल यू नो पहले बीए करें कि पहले आरसी करें, जब तक आपकी प्रिपरेशन नहीं कंप्लीट हुई है इन चीजों पे। सो इसीलिए डोंट रश टूवर्ड्स जजिंग कि अरे इससे शुरू करना मुझे चाहिए या इससे शुरू नहीं करना चाहिए मुझे। We will discuss about test taking strategies in depth, but maybe in a webinar at a later date. I also can't find missed MCAT. MCAT होनी है नहीं, MCAT तो भी हुए नहीं है, तो missed MCAT कैसे तुम्हें मिलेगा? फेब में और जैन में 2 MCATs होते हैं, उनका कोई लेवल नहीं होता है। They are just starters, और वो इसीलिए अभी आपको मिस्ड MCAT में नहीं दिखेंगे, वो आपको अगस्त में दिखेंगे, वो अभी मत टेंशन। When you should be, the more important question is when such strategy for DIR करेंगे, we will discuss the strategy for DIR. First we want to finish up with the maths part because the scoring part. MCAT मेरे अनुसार बच्चों को जून जुलाई से लेना चाहिए। क्यों? अभी मई जून जुलाई में आप मैथ्स का अगर 3 टॉपिक जो बड़े बड़े हैं उनको अच्छे से कर लेते हो, तो आप एमकैट में कुछ रिस्पेक्टेबल स्कोर ला सकते हो, लेकिन कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर मैं इस साल पर्सनली एज ए स्टूडेंट कैट लिखता, तो मैं अगस्त या सितंबर से एमकैट लेता। क्यों? उसके पहले मैं लॉट 1 बेसिक मटेरियल, लॉट 2 एडवांस्ड मटेरियल, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट सब करके एमकैट में जाना चाहूंगा, तभी तो अच्छे से कर पाऊंगा। इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग, वेरी डोंट पैनिक, यू हैव टाइम। प्लस मैंने ये नोटिस किया है कि लास्ट के जो एमकैट्स के परफॉर्मेंस होते हैं वही फाइनली कैट के परफॉर्मेंस होते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कुछ बच्चों को जो कि इनिशियल एमकैट्स में अच्छा किए और बाद में वो फ्लॉप कर गए। यू शुड नो व्हेन टू पीक, व्हेन टू फोकस ऑन प्रिपरेशन, व्हेन टू फोकस ऑन टेस्ट टेकिंग। Otherwise what will happen is that you will catch the tail before the head, so you be very particular about it. तो अभी तक सब क्लियर है? हाँ,
एक बच्चे ने पूछा है कि सर अगर हम आपका क्लासेस करते रहेंगे तो क्या टाइम पे क्लास खत्म हो जाएगा और फिर हमें पर्याप्त टाइम मिलेगा मॉक्स करने लिखने का? हाँ, पर्याप्त टाइम मिलेगा। आप सारे बच्चों का कोर्स जो है वर्स्ट केस सिनारियो में भी अगस्त सितंबर तक खत्म हो जाएगा। फिर भी हम लोग क्लासेस रन करते रहेंगे, क्यों? क्वेश्चंस का कोई अंत थोड़ी होता है, ताकि आपका एक बना रहे। क्योंकि जब आप फुल लेंथ टेस्ट भी लोगे, 3 घंटे टेस्ट लिया, 2 घंटे एनालाइज किया, 3 घंटे एनालाइज किया, दिन खत्म, मतलब पढ़ाई हो गया, अभी भी टाइम बचा है दिन में, तो क्या करें? चलिए हम लोग क्लास लगाते रहेंगे। तो क्लासेस तो कैट तक चलती रहती हैं, क्यों? और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराते रहे, कुछ कुछ कराते रहे, लेकिन जो आपका मेन कोर्स है वो अगस्त सितंबर तक खत्म हो जाता है वर्स्ट केस में। इनफैक्ट जो अभी से तैयारी कर रहे हैं उनका तो 100% अगस्त एंड सितंबर में होते होते कोर्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। प्लीज इलैबोरेट ऑन बेबी आईएम्स। बेबी आईएम्स नहीं ज्वाइन करना चाहिए। बेबी आईएम्स में बहुत खराब एक्सपीरियंसेस भी बच्चों का हुआ है। पहले तो समझिए कौन से आईएम्स बेबी आईएम्स हैं। आई जस्ट हैव वाटर, इट्स अ लॉन्ग टाइम, यू नो, इतना लंबा बात किया। ओके, ब्लैकी। ब्लैकी इज बैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, कैलकाटा, कोझिकोड, इंदौर। ये है ओल्ड आईएम, टॉप 6 आईएम्स। यहाँ अगर आप गए तो आपको 1 करोड़ रुपए भी मिल सकते हैं प्लेसमेंट में। ये अलग दुनिया है। फिर आईएम शिलोंग, ना इधर का ना उधर का है, बीच का है, लेकिन अच्छा है। 18-19 लाख एवरेज पैकेज है। फाइट मारोगे तो 25-30 लाख आराम से मिल जाएगा। फिर आते हैं न्यू आईआईएम्स। न्यू आईआईएम्स और बेबी आईआईएम्स में फर्क है। There are 6 new IIMs and there are 7 baby IIMs. 6 new IIMs are those IIMs which started way earlier than the baby IIMs. These are IIM Raipur, IIM Ranchi, IIM Rohtak, IIM Trichy, IIM Udaipur, IIM Kashipur. ये है न्यू IIMs। न्यू IIMs में आपको 15 लाख 16 लाख एवरेज, 14 15 16 लाख एवरेज प्लेसमेंट है। अच्छे स्टूडेंट हो तो 20 की भी ला सकते हैं। फिर है बेबी आईएम्स। बेबी आईएम्स कौन से हुए? आई एम सिरमौर, आई एम जम्मू, आई एम नागपुर, आई एम बोध गया, आई एम विशाखापट्टनम, और 2 और बेबी आईएम्स है। ये है बेबी आईएम्स। बेबी आईएम्स वो आईएम्स को कहते हैं जो अभी रिसेंटली शुरू किया गया है और इनका कुछ का कैंपस भी नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये एवरेज पैकेज इज 11-12 लाख रुपीस, but some students even get 8-9 lakh rupees and some students don't even get placements. मेरे जान पहचान में 2 स्टूडेंट्स हैं। एक आईएम जम्मू का पास आउट है, उसे 1.5-2 साल जॉब नहीं मिला। एक आईएम बोध गया का पास आउट है, उसको इतना खराब जॉब मिला कि पहले वो जॉब छोड़ दी। बेबी आईएम्स नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। न्यू आईएम्स चलेगा, बेबी आईएम्स बिल्कुल नहीं चलेगा। सो हैव क्लैरिटी। इसलिए बेबी आईएम्स का बहुत कम कट ऑफ भी होता है। इनफैक्ट 80% आईएम्स में भी अगर आपका है तो आपका बेबी आईएम्स में हो जाता है, बट आई डोंट रिकमेंड बेबी आईएम्स एट ऑल। दूसरा, एक बच्चे ने पूछा है ट्रायल बाय कॉम्बैट के लिए थोड़ा प्रिपरेशन हम लोग करा देते हैं मेन टॉपिक्स का, उसके बाद हम लोग ट्रायल बाय कॉम्बैट शुरू कर देंगे। ट्रायल बाय कॉम्बैट क्या है? ट्रायल बाय कॉम्बैट टीबीसी आप लोग मैक्सिमम बच्चे ट्रायल बाय कॉम्बैट टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर्स हो तो उसमें हर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को रात को 9 बजे टेस्टिंग होगी। दैट इज बेसिकली ट्रायल बाय कॉम्बैट। टेस्ट लिया जाएगा, मॉक कैट लिया जाएगा और पॉइंट्स मिलेंगे आपको, और अकॉर्डिंगली आप स्पार्टकस बनेंगे, ग्लैडिएटर्स बनेंगे। वी विल स्टार्ट इट, बट राइट नाउ इट्स द प्रिपरेशन स्टेज, नॉट द टेस्टिंग स्टेज। फर्स्ट वी वांट टू फिनिश द प्रिपरेशन स्टेज। मई में भी कंबाइंड क्लासेस होंगी? नहीं, मई में कुछ दिन कंबाइंड क्लासेस होंगी। एक बार जब हमारे और कुछ टीचर्स रिकवर कर जाते हैं फिर कंबाइंड नहीं होगी क्लासेस। फॉर एग्जांपल परमजीत मैम की तबीयत बहुत खराब है, अमान सर की तबीयत खराब है, दिव्य जोशी सर की तबीयत खराब है, रुपेश सर को कोरोना है इसलिए वो घर से क्लास देंगे सैटरडे संडे को जो क्लास भी ले रहे हैं। तो आप देखिए 4 जो हमारे सीनियर फैकल्टी है इंग्लिश के, उनमें 3 टोटली डाउन है, एक क्लास लेने के हालत में है इसीलिए वो अपने घर से क्लास लेंगे। मैथ्स की बात करते हैं, चिराग सर मैंने बोला बीमार है, शशि सर था उनको कोरोना, रिकवर कर गए इसलिए वो वापस क्लास में आ गए, अनिल सर कोरोना से है अभी भी पीड़ित लेकिन वो अपने घर से क्लास लेंगे, अंकित सर फिट हैं तो वो क्लास लेने के लिए आने वाले हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द टीचर्स आर सिक,
some have recovered, some are like on the way of recovery. So that's the reason जैसे जैसे उनकी रिकवरी होगी, अभी कंबाइंड क्लासेस हो रही हैं, वो फिर नॉन कंबाइंड क्लासेस होगी। हाँ है, किसी का भी चांस है। एक बच्चे ने लिखा है 60% है 10th में, 50% है 12th में, 60% है ग्रेजुएशन में, 3 साल का वर्क एक्स है। क्या आईएम में चांस है? हाँ चांस है, बिल्कुल चांस है। जैसे मैंने बोला, अगर आप 100% ऑफ टॉप बी स्कूल्स को देखेंगे तो 70 to 75% बी स्कूल्स में आपका चांस है, 20 to 25% में नहीं तो मत जाओ वहां पर। कोई लिखा है क्या कि आईएम बेंगलोर ही जाना है, कलकत्ता चले जाओ, आईएम इंदौर जाना जरूरी है, आईएम कोझिकोड चले जाओ या आईएम लखनऊ चले जाओ? ऐसा नहीं, एक रास्ता बंद है, एक दरवाजा बंद है तो उससे 5 रास्ते, 5 दरवाजे खुले आपको मिले। ओके, नाउ कैन वी गो टू द नेक्स्ट सेक्शंस बिफोर लॉ स्टूडेंट्स विच कॉलेज आर गुड? ऐसा नहीं देखिए आप, कॉलेज इज गुड देन कॉलेज इज गुड। एक मेरे को बहुत कॉमन क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर एमबीए बेटर है कि पीजीडीएम बेटर है? अब कोई अगर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में क्या होता है, यूनिवर्सिटी में संस्कृत भी पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट भी पढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लखनऊ यूनिवर्सिटी है, एमबीए भी है और उसमें बाकी तो कोई भी अगर यूनिवर्सिटी है तो डिग्री देगा। कोई अगर सिर्फ एमबीए का इंस्टीट्यूट है, जैसे एक्सेल रहा है, वहां संस्कृत तो नहीं पढ़ा रहा है, सिर्फ एमबीए पढ़ा रहा है। एसपी जैन में भी वही है, एमडीआई में भी वही, ये तो स्टैंडर्ड एमबीए इंस्टीट्यूट है, तो डिग्री देने की मान्यता नहीं है उनको, तो पीजीडीएम देते हैं, डिप्लोमा देते हैं। ये मत देखो डिग्री है कि डिप्लोमा है, इंस्टीट्यूट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे सब है। छोटा उदाहरण तुम्हें दूंगा, मैंने 2 जगह जॉब किया। एक मैंने नोबेल ग्रुप में जॉब किया जो कि फॉर्च्यून 500 कंपनी है बेस्ड आउट ऑफ हांगकांग। फिर मैं टाइम का नेशनल डायरेक्टर बना। दोनों जगह अगर आप टॉप 6 आईएम्स के नहीं थे तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते थे। और आईएम से मुझे क्या मिला है? डिप्लोमा मिला, डिग्री तो मिला नहीं, बिकॉज आईएम थोड़ी कोई यूनिवर्सिटी था। अब जाके लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने आईएम्स को यूनिवर्सिटी की मान्यता दी है, तो अब वो डिग्री देंगे, डिप्लोमा नहीं देंगे। इसीलिए आप लोग एफपीएम का फॉर्म भरते हैं। याद करो, जो बच्चे कैट पिछले साल भी लिखे हैं या पिछले के पिछले साल लिखे हैं, तो एफपीएम का भी होता है एक प्रोग्राम। एफपीएम क्या है? फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। एक्चुअली में एफपीएम इज पीएचडी, बट वो पीएचडी क्यों नहीं बोल रहा है? बिकॉज पीएचडी डिग्री होता है, एफपीएम डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा डिग्री के चक्कर में मत फंसो, अच्छा इंस्टीट्यूट होना चाहिए। पीजीडीबीए आईएम कैलकाटा, तो बिजनेस एनालिटिक्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो ऑफ लेट काफी बच्चे हैं जो कि एनालिटिक्स को लेके काफी सोचते हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या है एनालिटिक्स? इट्स अ फैंसी नेम फॉर स्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज एनालिटिक्स? इट इज अ फैंसी नेम फॉर स्टैटिस्टिक्स, नथिंग एल्स। बिग डेटा, क्यों बोलते हैं बिग डेटा? बोलते हैं ना बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा मतलब बहुत डेटा। अगर आपको बहुत डेटा मिल जाए, आप कैसे उसको क्वांटिटेटिवली एनालाइज कर सकते हो स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करके सॉफ्टवेयर में। जैसे कि एसपीएसएस एक सॉफ्टवेयर है, मार्केट रिसर्च का बहुत डेटा आया तुम्हारे पास, और उसको तुम क्लस्टर एनालिसिस और अलग अलग तरह के जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है उसको आप सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। क्यों? इन बहुत डेटा का क्वालिटेटिव एनालिसिस तो नहीं हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में 2019-20 में कितने लोग प्लेन से ट्रैवल किए, उनका ट्रैवल पैटर्न क्या था, उनका खाने का क्या था, वो कौन सा सीट लिए। अब इतना डेटा एक एक करके तो कोई नहीं देख सकता ना, करोड़ों लोगों का डेटा। तो क्वांटिटेटिवली उसको एनालाइज करेंगे और कंपनीज को देंगे ताकि वो उससे बिजनेस सेंस बना सके और अपना बिजनेस बूस्ट कर सके, बेटर कस्टमर मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर सके, बेटर पैकेजेस और डील्स बना सके। तो बिजनेस एनालिटिक्स में उसको ही जाना चाहिए जो स्टैटिस्टिक्स समझता है, लाइक करता है। स्टैटिस्टिक्स का रिलेशन मैथ्स से है, मैथ्स भी उसको अच्छा आना चाहिए। प्लस एनालिसिस पेपर पेन में तो नहीं करने वाला है, सॉफ्टवेयर में करने वाला है, तो उसको कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से ऐसा डर नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट कंपल्सरी टू हैव अ डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और अ डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, बट यू शुड नॉट बी चैलेंज्ड इन इट। तो अगर कोई बीए ऑनर्स, जैसे मैं बीए ऑनर्स किया फिर लॉ किया, मुझको कोई बोले एनालिटिक्स का कोर्स उस समय क्यों नहीं किया, तो मैं बोलता पागल है क्या?
मैं क्यों करता एनालिटिक्स का कोर्स? मैं थोड़ी स्टैटिस्टिक्स पढ़ के आया हूँ या मैथ्स में पीएचडी किया हूँ या बीटेक किया हूँ या कंप्यूटर साइंस का एक्सपर्ट हूँ, मेरे लिए वो है नहीं कोर्स। यू शुड नो व्हाट टू टेक एंड व्हाट नॉट टू टेक। बट ऑफ कोर्स एनालिटिक्स एक बूमिंग फील्ड है, क्योंकि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो बहुत इंफॉर्मेशन है, कोई चाहिए जो उसको एनालाइज करे। तो अगर आप अच्छे हैं स्टैटिस्टिक्स में, मैथ्स में, कंप्यूटर्स में, तो आप बिल्कुल एनालिटिक्स करें। और खास तौर पे जैसे एक बच्चे ने पूछा पीजीडीपीए, आईएम कैलकाटा का पीजीडीपीए, बहुत अच्छा प्लेसमेंट होगा, बहुत बड़ा, मतलब इट्स वेरी वेरी गुड। व्हाट इज देयर टू टॉक अबाउट इट? ऑफ कोर्स वेरी गुड। सर प्लीज टॉक अबाउट वर्कएक्स। वर्कएक्स कंपलसरी नहीं होता है। अगर हम देखिए मैक्सिमम पॉइंट्स कोई देता भी होगा वर्कएक्स को, फॉर एग्जांपल आईएम अहमदाबाद 0 पॉइंट्स देता है वर्कएक्स को, 0 मतलब एक भी पॉइंट नहीं दे रहा है वर्कएक्स को। कुछ इंस्टीट्यूट्स वर्कएक्स को पॉइंट देते हैं, बट वर्कएक्स ऐसा कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास वर्कएक्स है, इंटरव्यू में आपको बहुत फायदा होता है। क्यों? बात करने का मौका मिल जाता है। ऐसे इंटरव्यू में क्या पूछते हैं प्रोफेसर्स? इस टाइप का वाइवा आपको पूछेंगे। कोई बीटेक पढ़ के है तो बीटेक के बारे में पूछेगा, बीकॉम पढ़ा है तो बीकॉम के टॉपिक्स के बारे में पूछेगा। ऐसे either you are asked personal questions like tell me something about yourself, what are your hobbies, interests, why you want to do MBA, what is your short term long term career plan, what are your strengths and weaknesses, mention any significant achievement of your life, how did you achieve, anything which you have done as a part of a group so that they can see whether you can work and contribute in a group, which is your biggest failure, what did you learn from it। either इस तरह के सवाल पूछते हैं और साथ में एकेडमिक क्वेश्चंस पूछते हैं। ये एकेडमिक क्वेश्चंस आपने जो पढ़ा है अपने अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में उससे होते हैं, और कभी कभी मैथ्स के क्वेश्चन भी पूछते हैं। ये होता है इंटरव्यूज में। लेकिन कोई अगर वर्कएक्स का स्टूडेंट है, वर्कएक्स मतलब काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो उसको जॉब के बारे में पूछते हैं। Okay, Amit is asking about ISB. There is a difference between ISB and IBS. ISB is Indian School of Business based out of Hyderabad, and they have a satellite campus in Mohali, Chandigarh also. They accept GRE as well as GMAT, but the admission is only done after 2 years of experience. But you can get an admission in advance, but finally you will be allowed to start your program only after you complete 2 years of experience. यानी कि जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं वो भी ISB ज्वाइन कर सकते हैं, जो फाइनल ईयर में नहीं है, प्री फाइनल ईयर में है, वो भी ISB ज्वाइन कर सकते हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो भी ISB ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोग्राम का स्टार्टिंग डेट होगा वो बेसिकली आप जब 2 साल वर्कएक्स कंप्लीट करते हो तभी वो होता है। ISB IIM जैसा ही है, जैसे ब्लैकी है, FMS है, वैसे ही ISB हैदराबाद है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। हर साल हमारा कोई ना कोई स्टूडेंट लखनऊ कानपुर से ISB ज्वाइन करता है। इनफैक्ट अगर आप में से कुछ बच्चे लास्ट टू लास्ट ईयर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सेमिनार अटेंड किए थे, तो उसमें मैंने एक अपने स्टूडेंट को भी बुलाया था जिसने बात किया था ISB से पास आउट करके। लेकिन ऑफ कोर्स ISB से बेटर टॉप 6 IIMs है और FMS। क्यों? अगर आप टॉप 6 IIMs और FMS के एवरेज पैकेज को देखो, एवरेज डोमेस्टिक सैलरी को देखो, तो अराउंड 25 लाख है। लेकिन अब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी की बात हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इफ आई कंपेयर SPJ, तो SPJ भी 25 लाख प्लस है एवरेज पैकेज, IIM कैलकाटा भी 25 लाख प्लस है एवरेज पैकेज। लेकिन SPJ में कोई रिजर्वेशन नहीं है, IIM कैलकाटा में रिजर्वेशन है। तो अगर हम एवरेज जनरल कैटेगरी का प्लेसमेंट देखें तो 35 लाख हो जाता है IIM कैलकाटा में और SPJ में 25 लाख की। और अगर हम एवरेज जनरल कैटेगरी इंजीनियर मेल की बात करें तो उनका तो और हैवी पैकेज होता है, और हाई पैकेज होता है, जिसके कारण आप टॉप 6 IIMs और FMS को किसी भी इंडिया के इंस्टीट्यूट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो जनरल कैटेगरी का जो पैकेज है वो बहुत हाई रहता है। एक तो 40% से भी कम जनरल कैटेगरी की सीट्स हैं और बहुत टफ कंपटीशन है जनरल कैटेगरी इंजीनियर मेल। इतना टफ कंपटीशन है कि IIM कैलकाटा में जो लास्ट परसेंटाइल जिसपे कॉल आया था लास्ट ईयर वो 99.67 था। सो
यू कांट कंपेयर दीज इंस्टीट्यूट्स एट ऑल। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और अगर आपका टॉप 6 साइंस एफएमएस हो गया तो आपका कल्याण हो गया, आईटी बॉम्बे भी हो गया तभी आपका कल्याण हो गया, ईटी मुंबई में भी कल्याण हो गया, बिकॉज ये सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। एट द सेम टाइम कुछ बच्चे हैं जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, जैसे मैं हर साल देखता हूं टाइम लखनऊ टाइम कानपुर का, जैसे सक्षम कटियार का स्कोर कार्ड अगर सुमित सर दिखा सकते हैं तो ही इज एनसीओबीसी, लेकिन उसको तो 99.99 परसेंटाइल आया। ऋषभ यादव 3-4 साल पहले मेरा स्टूडेंट था, वो भी एनसीओबीसी था, 99.99 परसेंटाइल आया। तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि रिजर्व कैटेगरी के हैं तो खराब ही होगा, वो लोग ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 भी लाते हैं। बट हाँ, ये हकीकत है, अगर आप एसटी हैं, एससी हैं, आपका बहुत कम में सिलेक्शन हो जाता है, बहुत कम में। एनसीओबीसी और ईडब्ल्यूएस दूसरा है। तो अगर हम देखें एक जनरल कैटेगरी नॉन इंजीनियर 96-97 परसेंटाइल आएगा, उसको टॉप आईएएस मिलने लगेगा। एनसीओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस क्या है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्या होता है? अगर आपके पापा मम्मी का कंबाइंड फैमिली इनकम 8 लाख रुपीस से कम है और आपके पास कोई बहुत फ्लैट जमीन जायदाद नहीं है तो आप ईडब्ल्यूएस के हैं। तो ईडब्ल्यूएस और एनसीओबीसी का सेम ही कट ऑफ रहता है, कितना होगा? 82-83। तो 96 ला रहा है जनरल कैटेगरी का नॉन इंजीनियर, एनसीओबीसी ईडब्ल्यूएस 82-85 ला रहा है, एसटी एसटी 70s भी ला रहा है, उसका हो जा रहा है, और डिसेबल्ड अगर 60s भी ला रहा है तो उसका हो जा रहा है। दिस इज द फैक्ट हाउ द सिलेक्शन हैपेंस। ये इसलिए खोला गया है क्योंकि आप जाके उसकी कैटेगरी को देख सकते हैं, एनसीओबीसी है। तो ये मत सोचे जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे अटेंड कर रहे हैं वेबिनार कि आपको अब पता चल गया है कि कम में एडमिशन होगा तो कम ही पढ़ाई करें, आप टॉप भी कर सकते हैं। ओके, हम लोग आईएसबी की बात कर रहे थे, आईएसबी को, लेकिन आईबीएस से मत कंफ्यूज करना। आईबीएस इज इक्फाई बिजनेस स्कूल, वहां नहीं जाना है, इट इज डिफरेंट। Don't get confused between ISB and IBS. Don't. Please continue with VARC and DLR. Yes. CAT में consistently आप देख रहे होंगे कि आरसी का वेटेज 90% के आसपास है, VARC पर 34 सवाल आ रहे हैं, 34 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 24 to 25 questions is coming from RC. There is no shortcut. You have to be a champion of vocabulary and reading. मतलब there is absolutely no shortcut. अगर आपको कोई ऐसा बुड़बक बना रहा है कि नॉर्मन लुइस का रीड फास्ट, वर्ड पार मेडीज ही नहीं नॉर्मन लुइस का, नॉर्मन लुइस का ये भी बुक आता है कैसे जल्दी पढ़ते हैं, कैसे तुरंत पढ़ते हैं, सब फ्रॉड है। कोई बोलता है हर दिन आरसी का टेस्ट लो तुम्हारा आरसी इंप्रूव हो जाएगा, नहीं होगा। आप बच्चों से बात करें जो 3-3 साल कैट लिख चुके हैं, आरसी प्रैक्टिस किए जा रहे हैं घिस घिस के, लेकिन उनका कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग विद वोकैबुलरी, जिसके कारण अगर आप हमारा कोर्स स्ट्रक्चर देखेंगे, परमजीत मैम हो या दिव्य जोशी सर हो, शुरुआत के 2-2, 3-3 महीने आपको सिर्फ वोकैबुलरी की क्लासेस देंगे। क्यों? बिना वोकैबुलरी के दाल नहीं गलने वाली है। You need a superior vocabulary, not even above average. You need a very superior vocabulary. That is the first thing. Second thing, रीडिंग करने का तरीका और स्टेजेस आना चाहिए। इसमें टॉप डाउन अप्रोच नहीं यूज कर सकते, मैथ्स में कर सकते, जैसे बोलो ना जीमैट है, उसका ऑफिशियल गाइड उठाया, मैथ्स रिव्यू किया, मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग किया, बहुत बेनिफिट होगी। लेकिन आप ऐसा बीएआरसी में नहीं कर सकते कि बीएआरसी के सेक्शंस को देख लें या बहुत कठिन आर्टिकल्स उठा लें शुरुआत में। दैट इज नॉट द वे। फर्स्ट, वोकैबुलरी पे मेहनत करें। सेकेंड, सरल किताबों को उठाएं। So initially the kind of books which I also picked up were books like Sherlock Holmes, Da Vinci Code, शुरुआत। फिर धीरे धीरे बुक्स को हटाएं, आर्टिकल्स, पेपर प्रेजेंटेशंस, व्हाइट पेपर जिसको हम कहते हैं, एसेज, ये सब पे। सो अगर इफ आई हैव टू गिव अ डेमोन्स्ट्रेशन, अगर सुमित सर गूगल ड्राइव लिंक पे जा सकते हैं, Can a BBA student go for MBA IT? No, you should not go. मतलब BBA का स्टूडेंट IT में क्यों मैनेजमेंट करेगा? कोई सेंस नहीं बनता है, doesn't make sense.
इसमें अगर हम 2-3 रुक जाइए, 3 फोल्डर पे आपका ध्यान हम अट्रैक्ट करना चाहेंगे। एक है ई बुक्स, एक है रीडर्स डाइजेस्ट और एक है बीएआरसी सपोर्ट। 3 फोल्डर्स पे आपका हम ध्यान ले जाएंगे। एक है रीडर्स डाइजेस्ट, एक है ई बुक्स और एक है बीएआरसी सपोर्ट। पहले अगर हम बीएआरसी सपोर्ट पे जाए, बीएआरसी सपोर्ट, अब बीएआरसी सपोर्ट में आपको जीआरई, जीमैट, ईडीएम फ्रेजेस का किताब, वर्ड पार में डीजी सब कुछ मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं करना है शुरुआत, कुछ भी बाद के लिए है। पहले तो वोकैबुलरी बनाना है और रीडिंग बनाना है। अगर हम वापस फोल्डर के बाहर जाए, अब इसमें अगर हम लोग रिसर्च पेपर्स एंड आर्टिकल्स फोल्डर पे जाए, रिसर्च पेपर्स एंड आर्टिकल्स, ये नहीं करना है शुरुआत में आपको। क्यों? सोचो रैंडमली मैं कुछ खोलता हूं, कुछ भी रैंडमली कुछ भी खोल दो, मार्केटिंग फॉर मगर्स, द हैरी पॉटर वे टू हायर प्रॉफिट्स। अब कुछ बच्चों को ये समझ आएगा, कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज जो आर्टिकल्स लिखे रहते हैं, जो व्हाइट पेपर्स होते हैं, उनका एक अच्छा लेवल होता है। दीज आर अकेडमिक राइटर्स। ये कोई फेमिना, फिल्म फेयर, चेतन भगत, चंपक कॉमिक्स नहीं है। ये कोई जो पढ़ा लिखा आदमी है वो लिख रहा है। तो कोई पढ़ा आदमी लिखेगा तो अपना शो ऑफ करेगा, अच्छे से लिखेगा। इसके बाहर आते हैं। अब अगर हम ई बुक्स के फोल्डर पे जाए, ई बुक्स के फोल्डर पे, जो बुक्स होते हैं, मोटे किताब होते हैं, वो और जनरल लोगों के लिए लिखे गए हैं। समझने की कोशिश करो। अगर किसी ने 1000 पन्ने या 500 पन्ने या 300 पन्ने का किताब लिखा है तो वो ज्यादा मास के लिए किताब लिखा है, पढ़ने के लिए लिखा है। कोई अगर 2 पेपर का इकोनॉमिक्स का हाई फाई आर्टिकल लिखा है तो जनरली वो उन्हों के लिए लिखा है जो इकोनॉमिक्स समझते हैं। जिसके कारण पहले जब आप शुरुआत करते हैं तो ई बुक्स पढ़ना चाहिए। ई बुक्स पढ़ने के बाद आपको धीरे धीरे आर्टिकल्स, प्रेजेंटेशंस पे जाना चाहिए। एक बार अब आप बाहर आए, रीडर्स डाइजेस्ट हो गया। अब रीडर्स डाइजेस्ट एक तरह का छोटा मैगजीन है, वो तो और लोगों के लिए लिखा गया है, तो वो ई बुक से भी आसान हो। अब रीडर्स डाइजेस्ट से भी आसान क्या होगा? शर्लॉक होम्स। क्यों? बिकॉज शर्लॉक होम्स तो सबके लिए लिखा गया है। समझने की कोशिश करो। कोई भी किताब अगर बहुत लोगों के लिए लिखा जाएगा, सरल लिखेगा ताकि लोगों को समझ आए। और जैसे जैसे वो किताब छोटा होता जाएगा और नैरो होता जाएगा, वो मुश्किल होता जाएगा, बिकॉज वो सिलेक्ट ऑडियंस के लिए लिखा गया है। कैट में क्या आता है? कैट में एक्सर्प्ट्स आता है फ्रॉम पैसेजेस, आर्टिकल्स, एकेडमिक टेक्स्ट, एकेडमिक राइटर्स। दिक्कत क्या होता है? बच्चे एकदम सीधे उस पर कूदना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका इंग्लिश लेवल बढ़ा, तो अगर मैं एक कैट का स्टूडेंट हूं, नो ऑडियो, सुमित द ऑडियो इज गॉन। Is the audio okay? Am I audible? Okay, now it's okay. Good. So what we are discussing कि सबसे पहले there is no compromise allowed with vocabulary. अगर आप चाहो तो हम लोग vocabulary competitions कर सकते हैं, vocabulary टेस्ट कर सकते हैं, vocabulary गेम्स कर सकते हैं और जो जीतेगा उसको प्राइज भी दे सकते हैं, ताकि एक सुपीरियर वोकैब बनाने का कल्चर हमारे इंस्टीट्यूट में बने और बच्चे लोग जो हैं वोकैबुलरी के चैंपियंस बने। कैसे यूएस में स्पेल बी कंपटीशन होता है, वैसे वोकैब कंपटीशंस का। पहला तो नो सब्स्टिट्यूट फॉर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी अच्छा होना है, वोकैबुलरी अच्छा होने का मल्टीपल अप्रोच यूज करना है। एक अप्रोच है वर्ड पार में डीजी बाय नॉर्मन लुइस, ब्रश अप योर इंग्लिश बाय एसटी इमाम। ये बुक्स भी फोल्डर में अगर आप बीएआरसी सपोर्ट में जाओगे तो एक तो ये तरीका। दूसरा है तरीका
अखबार पढ़ना है, ई बुक पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है, क्लासिक नॉवल कोई पढ़ रहा है, रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ रहा है, उसका वर्ड्स देखा, मीनिंग देखा, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन का समझना बहुत जरूरी, प्रोनाउंसिएशन किया, और सिनोनिम्स देखा, लिखा उसको अपने किताब में, नोटबुक में, एक अच्छा सेंटेंस बनाया, इंटरनलाइज किया। यह दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, जीआरई में बुक में जाओगे तो वोकैबुलरी वाला चैप्टर बहुत अच्छा है। वो जीआरई के एग्जामिनेशन में जो वीएआरसी होता है उसमें वीए कुछ नहीं होता है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक होता है और वर्ड्स को इनपुट करना पड़ता है, तो उस बुक से भी सीख सकते हो। सो प्लस फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स का बुक है, उससे भी सीख सकते हो। तो आपको मैंने 4-5 तरीके बता दिए। वर्ड पार मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, ब्रश अप योर इंग्लिश बाय एच टी इमाम, जीआरई बुक फॉर वोकैबुलरी जो यहां पर है, idioms एंड phrases, और जो भी आप पढ़ रहे हो नॉवल, ई बुक, आर्टिकल, कुछ भी, वर्ड। प्लस यू नीड टू बी वेरी इंक्विजिटिव। कभी कभी क्या, बैठे बैठे अचानक से वर्ड याद आ गया, चलिए ये वर्ड देखता रहता हूं, इसका क्या मतलब, तुरंत देखो, तुरंत उस पर रिसर्च करो, तुरंत उसका सिनोनिम्स के ही थ्रू, वर्ड का सिमिलर मीनिंग्स के ही थ्रू और वर्ड आप सीख सकते हैं। सो वोकैबुलरी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, वैसे ही जो सबसे इंपॉर्टेंट है बीएआरसी सेक्शन में, सबसे पहले है वोकैबुलरी। सेकेंड, रीडिंग। सारे बच्चे अलग अलग तरह के रीडिंग करेंगे ना। किसी का बहुत अच्छा लैंग्वेज हो सकता है और सीधे आर्टिकल्स में घुस जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर सुमित सर आर्टिकल्स और वो वाले में जाएंगे तो उसमें इवन जो अच्छे वेबसाइट्स हैं जहां आर्टिकल्स पोस्ट होते हैं वो भी हमने मेंशन कर रखा है। अगर आप हमारा फोल्डर एग्जॉस्ट कर देते हो, अगर आप वीआरसी सपोर्ट में जाओ, हाँ रिसर्च पेपर्स में जाओगे, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, नीचे जाइए एक बार, और प्लस इसमें लिंक्स भी दिए हुए हैं कि आप कहां पढ़ सकते हैं। बाहर एक बार फोल्डर के आए, तो ये देखिए रेफरेंस वेबसाइट्स कुछ दिया हुआ है नीचे, तीसरा जो है रेफरेंस वेबसाइट्स। तो आप ये वेबसाइट्स में जाके हर दिन आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, बट इसके लिए है ये जो ऑलरेडी अच्छा है बहुत लैंग्वेज स्किल्स में। ये नहीं कि अभी चालू किया है और सीधे ऑक्सफोर्ड का वेबसाइट में जाके पढ़ रहा है और एंथ्रोपोलॉजी के आर्टिकल्स पढ़ रहा है, सोशियोलॉजी के आर्टिकल्स पढ़ रहा है, पूरा बाउंसर जाएगा। छोटे से शुरू करो ना, मैंने भी छोटे से शुरू किया था। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच इन इंग्लिश लैंग्वेज। इफ यू आर नॉट गुड एट इट, यू कांट स्ट्रेट अवे गो टू द टफ वंस। इट्स द सेम विद DILR. आप we'll discuss about DILR once we have finished discussing about BARC. So BARC में vocabulary, be a champion, use multiple books. तो सिर्फ वर्ड पार करना ठीक नहीं है, या सिर्फ ब्रश अप योर इंग्लिश करना, या सिर्फ अखबार पढ़ना, या सिर्फ ई बुक पढ़ना, या सिर्फ रीडर डाइजेस्ट पढ़ना, या सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ना, none of this. You have to use a combination of multiple sources to boost your vocabulary. Reading, everyone's level is different in English language. How will you know? अरे अगर कुछ पढ़ रहा है नहीं समझ आ रहा, मतलब तुम्हारा लेवल नहीं है, साधारण पढ़ो ना। जैसे मैंने जब चालू किया तो जैसे आपको बताया क्लासिक फिक्शन उठाया, क्यों? क्लासिक फिक्शन है ही क्लासिक क्योंकि वो सबको समझ आएगा। तो आप अगर जो बहुत पॉपुलर नॉवेल्स है वो पढ़ोगे तो आपको सब समझ आएगा उसमें, क्योंकि वो पॉपुलर मास नॉवेल्स है। बट आता क्या है कैट के पेपर में? जैसे मैंने डिस्कस किया, एक्सर्प्ट्स आता है एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, आर्ट क्रिटिसिज्म, साइंस फिक्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, बेसिकली एकेडमिक टेक्स्ट आ रहे हैं, एकेडमिक टेक्स्ट आ रहे हैं। बट राइट नाउ यू शुडंट जंप इनटू एकेडमिक टेक्स्ट, बट एट वन पॉइंट यू विल हैव टू जंप इनटू एकेडमिक टेक्स्ट। कोई अगर अभी अच्छा नहीं है लैंग्वेज में और सीधे वो पढ़ रहा है एकेडमिक टेक्स्ट तो सही नहीं है, लेकिन अभी से 2-3 महीने बाद तो पढ़ना होगा। पहले वोकैबुलरी इंप्रूव करो,
बेसिक रीडिंग करो जो आसान रीडिंग है, फिर मीडियम अच्छा डिफिकल्ट में जाओ, और फिर आपको प्रॉपर रीडिंग करनी होगी। देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप। आरसी का जो प्रैक्टिस है उसमें मत कूदो। जैसे मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था, फुल लेंथ टेस्ट के लिए हड़बड़ाओ मत, अभी बहुत टाइम है, पहले अपनी तैयारी करो। सिमिलरली आरसी के लिए इतना मतलब टेस्ट लेने के लिए उतावले मत हो, पहले वोकैबुलरी इंप्रूव करो, रीडिंग इंप्रूव करो। जब एक लेवल पे आओ कि ये सब जो रिसर्च पेपर और आर्टिकल्स वाला फोल्डर है और जो ये रेफरेंस के लिए वेबसाइट्स हैं, ये सब समझ आ रहा है, मतलब हाँ अब तुम तैयार हो। उसमें भी पहले कैट का मत करो, जीआरई का करो, जीमैट का करो। खास तौर पे जीआरई पे फोकस करो, बिकॉज जीआरई का इंग्लिश इज क्लोजर टू कैट। जीमैट के इंग्लिश में दिक्कत क्या है, क्रिटिकल रीजनिंग है और सेंटेंस करेक्शन है। कैट में ग्रामर नहीं आता है और कैट में क्रिटिकल रीजनिंग का भी उतना वैल्यू नहीं है। कैट में पैसेज आ रहा है, सवाल है, पैसेज समझ आएगा, सवाल कर लोगे तुम। इट इज एज सिंपल एज दैट। पैसेज है, पैसेज समझ आया, क्वेश्चन समझ आया, आंसर आता है। जीआरई के पैसेजेस छोटे पैसेजेस होते हैं, तो आप जब शुरुआत की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? अरे छोटा पैसेज पढ़ा, आंसर, क्वेश्चन आंसर देखा। So if we go to the BARC folder, Sumit, if you can go to the BARC folder. हाँ, इसमें आप ऑफिशियल जीआरई वर्बल रीजनिंग गाइड का सहारा जरूर लें। जैसे मैथ्स का देखो, जीआरई का मैथ्स तो कुछ ज्यादा ही लल्लू मैथ्स है, जीमैट का मैथ्स थोड़ा ढंग का मैथ्स है, इसीलिए मैथ्स के लिए मैंने बोला जीमैट ऑफिशियल गाइड आप करिए, जो मैथ्स रिव्यू और प्रॉब्लम सॉल्विंग है। सिमिलरली इंग्लिश के लिए जीआरई वर्बल रीजनिंग गाइड का आप सहारा लो, रामबाण है, इसको अगर अच्छा से कर लिया तुम्हारा बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। जीआरई वर्बल रीजनिंग गाइड। डोंट बी इन रश टू जंप इनटू कैट का आरसी। प्लस कैट का जो वीए है, बीएआरसी में जो वीए आ रहा है, क्या आ रहा है? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, पैरा जंबल्स आ रहे हैं, पैरा समरी आ रहा है, या पैरा कंप्लीशन आ रहा है। ये तुम बाद में करो, शुरुआत में मत करो। क्यों? पैरा जंबल है, 5-6 सेंटेंस दिया है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी ये नहीं होता है, टीटा वाला होता है, आपको सीधे लिखना है कि क्या ऑर्डर होगा। ये तो भाई आखिरी पड़ाव का है, ये वही कर सकता है जो बहुत अच्छा हो गया लैंग्वेज। पहले हम लोग क्या करते थे, मेरे टाइम में क्या था कि पैरा जंबल्स जो है उसका एमसीक्यू रहता था, तो हम लोग देखते थे इससे तो शुरुआत नहीं होगा, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ऐसे करके 100% सही आंसर। अब क्या है, आपको खुद ही लिखना है कि क्या ऑर्डर होगा, ये तो लास्ट का है। सबसे कॉमन गलती किसमें होती है बीआरसी में? पैरा जंबल्स में लोगों की होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके लिए तो बहुत अच्छा होना पड़ेगा तुम्हें लैंग्वेज में। दूसरा पैरा समरी हुआ, पैरा कंप्लीशन हुआ, ये सबके लिए तो बीए शुरुआत में नहीं करना है। ऑर्डर क्या है? वोकैबुलरी, रीडिंग, इन रीडिंग आल्सो पहले इजी रीडिंग, मीडियम रीडिंग, डिफिकल्ट रीडिंग, और इजी में मोटे किताब थोड़े होंगे या ज्यादा पढ़ना होगा, मीडियम में कम होगा, और जब डिफिकल्ट रीडिंग में आओगे तो सिर्फ आर्टिकल्स होंगे, एक एक दो दो पन्नों के। फिर आरसी के टेस्ट, फिर आरसी, पहले में फिर आरसी के टेस्ट, उसके बाद बीए। दिस शुड बी द ऑर्डर इन बीए। बीआरसी में कोई डाउट है अभी तक? बीआईआर, टाइम इज रनिंग, प्लीज, टाइम इज रनिंग आउट। क्यों शीतल, क्यों टाइम इज रनिंग आउट? कभी खुशी कभी गम चल रहा है क्या? लॉ स्टूडेंट के तो ऑफकोर्स एमबीए गुड है। क्यों? आपको लॉ भी आता है, हर कंपनी में तो कंपनी लॉ चलता ही है, और साथ में अगर आप मार्केटिंग या फाइनेंस में हो तो क्या फायदा होगा? फाइनेंस की बहुत बड़ी कंपनी तुरंत आपको ले लेगी। क्यों? आपको लॉ भी समझ आता है, फाइनेंस भी समझ आता है। मार्केटिंग की बड़ी कंपनी है, आपको तुरंत दे लेगी। क्यों? आपको लॉ भी समझ आता है, मार्केटिंग भी आता है, प्लस हम लोग को लॉ बिजनेस में पढ़ाया भी जाता है एमबीए में। तो लॉ किया है तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट होगा, इसका पूरा गारंटी है। ओके, डीआईएलआर, एक बच्चे ने पूछा हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ 9 to 5। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो डोंट वरी, ऐसा नहीं कि आज का वेबिनार पहला और आखिरी वेबिनार है, हम लोग अगले हफ्ते फिर वेबिनार करेंगे, क्योंकि बच्चों के बहुत डाउट्स हैं, मैं सबके डाउट्स क्लियर करना चाहता हूं। तो वी विल अगेन हैव अ वेबिनार नेक्स्ट वीक, डोंट वरी अबाउट इट। एक सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट कुछ पूछ रहा है, उसका भी हम लोग डाउट क्लियर करेंगे।
एक बच्चा डाउट पूछा जो बहुत रिलेवेंट है बिफोर वी गो टू DILR। सर 9 से 5 जॉब करता हूं, कैसे तैयारी करूं? 9 से 5 को हटा दो, बाकी कितने घंटे बचे बताओ? 8 घंटे 9 से 5 के बीच में होते हैं। 24 माइनस 8 कितना होता है बताइए? 24 माइनस 8 कितना होता है? 16 होता है। 16 घंटे हैं तुम्हारे पास, 16 आवर्स हैं। 16 आवर्स तो बहुत होता है। 16 आवर्स में 6 घंटे सोया, कितना बचा? 10 घंटा बचा। 10 घंटे में नहाना धोआना बाथरूम खाना कितना? 2-2.5 घंटा, 7.5 घंटा पढ़ने को बचा, तो क्या फर्क पड़ा? तो कोई जॉब कर रहा है या नहीं जॉब कर रहा है उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। जो जॉब नहीं कर रहा है वो भी 7.5 घंटा पढ़ सकता है, और जो जॉब कर रहा है वो भी 7.5 घंटा पढ़ सकता है। ऑडियो इश्यू है। डज गैप ईयर मैटर? देखो 1 साल का गैप तो बिल्कुल ही मैटर नहीं करता है। 2 साल का गैप होगा तो सवाल पूछेंगे, लेकिन तुम कुछ वर्केक्स लगा दो ना। 80 to 90% बच्चे तो फेक वर्केक्स दिखाते हैं। फेक वर्केक्स क्या होता है सबको ही पता है, तो सही का ही कंपनी, बॉस से जान पहचान है और वर्केक्स चिपका दे रहा है। बट हाँ 1 साल का गैप से तो किसी को फर्क नहीं पड़ता है। प्लस कि कोरोना के कारण 2020 और 2021 में मैक्सिमम जगह प्लेसमेंट नहीं हुआ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, जिसके कारण 2 साल का भी गैप चलेगा अगर कोरोना काल में ये गैप दिखा। यानी कि अगर मानो को पास आउट किया है पिछले साल मार्च अप्रैल, तो जॉब नहीं भी मिला, गैप है तो चलेगा बिकॉज कोरोना है, जॉब नहीं मिला। या फिर कोई पास किया है अगस्त सितंबर 2019 में, उसको हो सकता है जॉब मिला 2020 जनवरी से, लेकिन बहुत कंपनी ऑफर रिवोक कर ली तो जॉब हट गया। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, अगर दिखा पा रहे हो वर्केक्स तो ठीक है, नहीं भी दिखा पा रहे हो तब भी तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है। वर्केक्स को उतना नहीं देता है वेटेज। अच्छा आप DILR की बात करते हैं। DILR के लिए सबसे पहले तुम्हें टफ DILR से जो डर है उसको भगाना होगा। और जैसा हम लोग सुनते आए हैं शुरुआत से, टू बीट द फियर इन यू हैव टू फेस द फियर। तुम्हें फेस करना होगा। कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर हो नहीं रहा है DILR, और हर सेट के लिए हर सेट कोशिश करता हूं करने का, होता नहीं है, सोल्यूशन देखता हूं, फिर दूसरा सेट नहीं होता उसका भी सोल्यूशन देखता हूं। क्या हो गया? सोल्यूशन देखने से इतना शर्म क्यों आ गया? DILR में मैक्सिमम बच्चों को सॉल्यूशंस देखना पड़ेगा, हो सकता है 2-2 3-3 महीना देखना पड़े हर एक सेट का, तब जाके वो DILR में अच्छे होंगे। मेरा तीनों सेक्शन जो है मैथ्स VARC DILR, अगर मैं कैट लेता हूं तो मेरा हाईएस्ट परसेंटाइल DILR में आएगा। मैं तो DILR पढ़ाता भी हूं, वो भी टफ DILR पढ़ाता हूं। क्यों? ये शुरुआत से नहीं है, DILR कर करके है, टफ सेट्स कर करके है। काफी टफ सेट शुरू में नहीं समझ आए तो उनके सॉल्यूशंस को समझ समझ के, जैसे कि आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं वैसे ही आपको DILR के सॉल्यूशंस पढ़ने पड़ेंगे। गेम्स टूर्नामेंट्स हो, रूट्स नेटवर्क हो, मैक्सिमा मिनिमा हो, या कि कोई रीजनिंग का सेट हो, आपको सॉल्यूशन से ही बहुत बार पढ़ाई करनी होगी। दैट मींस द स्टडी इज हैपनिंग फ्रॉम द सॉल्यूशन व्हिच इज गिवन, which is the opposite way, and this is perfectly acceptable. Why are you thinking that अरे तुरंत हो जाएगा तुरंत हो जाएगा? जो बच्चे 100% भी लाते हैं मैथ्स में, वो DILR में 60% ला पाते हैं। तो कितना फर्क है इवन टॉपर्स के लिए। DILR में अगर सुमित सर किसी का जैसे सक्षम का ही अगर आपको फिर भी खोलने की जरूरत नहीं है स्कोर कार्ड को, वर्बली में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। For the same percentile, the scores will vary between DILR and whether it be maths or VARC. With a less score in DILR, the percentile will be way higher. With a less score in DILR, what it means? A, the DILR is tough. If you are finding it difficult, even the best students are finding it difficult. And because it is difficult, when you are preparing for DILR, please don't be in this thought process कि मेरा हो जाएगा।
मैक्सिमम टाइम नहीं होगा, आपको सोल्यूशन देखना होगा, और सोल्यूशन को भी फट फट देखोगे तो समझ नहीं आएगा। सोल्यूशन का पूरा आपको पीएचडी करना होगा। पीएचडी करने का मतलब ये होता है कि कोई सवाल है, कोई सेट है, उसका सोल्यूशन तो देखा, समझा, उसके बाद उसको इनसाइड आउट और क्या वेरिएशन, क्या मैक्सिमा बन सकता है, क्या मिनिमा हो सकता है, इसको कम करते तो क्या आंसर होता है, इसको बढ़ाते तो क्या आंसर होता है। हड़बड़ाओ मत डीआईएलआर में प्लीज, और सोल्यूशन देखने से शर्माओ मत। पहले तो कोशिश करो खुद से करने का, नहीं हो तो सोल्यूशन देखो, इट इज परफेक्टली एक्सेप्टेबल। अगर मैं भी कोई नए तरह का सेट देखूं तो बहुत हाई चांस है कि मुझे भी सोल्यूशन पहले देखना पड़ेगा, इवन दो माय स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन इज डीआईएलआर। सो व्हाट इज रॉन्ग विद इट? तभी तो पेपर में कर पाओगे, मॉक्स में कर पाओगे। क्यों बोले, अरे ये तो सेट किया हुआ है, अरे इस तरह का सेट तो देखा हुआ है, अच्छा इसका तो तरकीब पता है मुझे, मैंने किया हुआ है। सो प्लीज स्टॉप गेटिंग स्केर्ड ऑफ लुकिंग एट सॉल्यूशंस एवरी नाउ एंड देन फॉर डीआईएलआर। पहले लॉट 1 का डीआईएलआर करो, फिर लॉट 2 का डीआईएलआर करो, फिर सेक्शनल टेस्ट का डीआईएलआर करो, फिर सैमकैट्स का डीआईएलआर करो, फिर फुल लेंथ टेस्ट का डीआईएलआर करो। टीबीसी ग्रुप में क्वेश्चंस पोस्टेड है। टीबीसी के जो ग्रुप में, ट्रायल बाय कॉम्बैट का जो ग्रुप है, उसमें कितने सारे डीआईएलआर के जो हम लोग टेस्ट लेते थे क्वेश्चंस है, इतने क्वेश्चंस है तुम्हारे पास, जाओ उनको देखो, बट अभी मत देखो, पहले लॉट 1 कर, फिर बेसिक और इंटरमीडिएट सेक्शनल टेस्ट में, फिर एडवांस डीआईएलआर करो, फिर एडवांस सेक्शनल टेस्ट के बाद ट्रायल बाय कॉम्बैट। तो जब तुम एडवांस, दो लेवल है डीआईएलआर के। वीडियो चला गया सुबह, इशू या वीडियोस बैक। पहले आप लॉट 1 का डीआईएलआर और बेसिक और इंटरमीडिएट डीआईएलआर टेस्ट, ये है पहला पड़ाव। दूसरा पड़ाव क्या है? एडवांस डीआईएलआर, एडवांस लॉट जो अपना लॉट 2 है। अच्छा, पिछले साल का लॉट 2 ऑलरेडी है, एक बार अगर आप गूगल ड्राइव लिंक में जाएंगे, पिछले साल का लॉट 2 ऑलरेडी है हमारा, तो वो भी बहुत अच्छा सोर्स है। टाइम तो लगेगा, कुछ बच्चे, मैक्सिमम बच्चों का होगा, बोलेगा सर डीआईएलआर हो रहा है बहुत टाइम। अरे शुरुआत में सोल्यूशन भी देखना पड़ेगा और आधा एक एक घंटा भी लगेगा, पर अगर ये नहीं करोगे तब तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो डीआईएलआर में तो यू हैव नो अदर ऑप्शन, इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे कछुआ चाल लेके अपना उसमें बढ़ो। इसमें लॉट 2 होगा। हाँ, लॉट 2 का खोलो फोल्डर, देखो एडवांस्ड एलआर है, ये भी करना है, बट ये दूसरा पड़ाव है। पहला पड़ाव क्या है? लॉट 1 बेसिक इंटरमीडिएट सेक्शनल टेस्ट, ये पहला पड़ाव जो आपके स्टूडेंट होम पेज पे। दूसरा पड़ाव क्या है? लॉट 2, इस साल का भी और पिछले, ये पिछले साल का, इस साल का भी आपको मिलेगा, लॉट 2 और एडवांस सेक्शनल टेस्ट जो डीआईएलआर। तीसरा पड़ाव क्या है? ट्रायल बाय कॉम्बैट जो आपका ग्रुप है, उसमें पिछले साल के सारे टेस्ट के डीआईएलआर, बिकॉज वो एडवांस डीआईएलआर थे, और साथ में सैमकैट्स और एमकैट्स का डीआईएलआर। सो हाँ, लॉट 1 और लॉट 2 स्टडी मटेरियल होता है जो हम लोग देते हैं। लॉट 1 बेसिक लॉट है, लॉट 2 ये है। अच्छा, अपने जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका रोजा है और उनका रोजा तोड़ने का टाइम हो गया है। ये मत सोचो कि बहुतों का जो क्वेश्चन है वो आंसर नहीं हुआ है तो आंसर नहीं होगा। अगले हफ्ते फिर से मैं वेबिनार लूंगा। अगर आप बच्चों को ये वेबिनार फायदामंद लग रहा है, मैं हर हफ्ते आपका वेबिनार दूंगा, क्योंकि बकवास बात नहीं है, सिर्फ इधर उधर की बातें नहीं करेंगे हम। आज भी आपने देखा होगा, टू द पॉइंट प्रिपरेशन की बात चल रही है, हर कुछ हकीकत जमीनी बातें चल रही है। सो वी विल टेक मोर एवरी वीक एंड आई विल एड्रेस द क्वेश्चंस। जैसे जैसे वेबिनार बढ़ते जाएंगे आपके क्वेश्चंस भी घटते जाएंगे। आज पहला वेबिनार था, इसलिए बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे और सबका आंसर मैं नहीं कर पाया, लेकिन आगे हम लोग करेंगे। थैंक यू। सबके पास मेरा नंबर है, सुमित मेरा नंबर आप प्लीज पोस्ट कर दीजिए। आई एम हियर फॉर यू गाइज। हर हफ्ते, हर दिन मुझे बच्चे मैसेज करते हैं और अच्छा पॉजिटिव न्यूज देते हैं। अभी सेमिनार वेबिनार शुरू होने के जस्ट आधे घंटे पहले मेरा एक पुराना स्टूडेंट है शासक, तो वो न्यू आयन गया, मैसेज किया कि सर मेरा इस कंपनी में हो गया। हर दिन मुझे कुछ ना कुछ मैसेज करता है, कोई फोन करता है कि मेरा यहाँ हो गया, मेरा वहां हो गया, ये हो गया। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी because I am in a profession where I am able to help students make their life. So don't hesitate in calling me.
सुमित सर ने जो मेरा नंबर पोस्ट किया है, सुमित सर प्लीज नंबर फिर से एक बार पोस्ट कर दें, 8948966663। ये मेरा टेलीग्राम नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। एनीवन कैन कॉल मी, यू विल गेट अ रिप्लाई एंड आई विल हेल्प यू पर्सनली। थैंक यू एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ खराब होगा तो पढ़ नहीं पाओगे। थैंक यू, टेक केयर।